सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। और हफ्ते की किताब नाम की जो सीरीज थी हमारी, उस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अमर्त्य सेन की मशहूर किताब हिंसा और अस्मिता का संकट। ये इंग्लिश में, मूलतः ये इंग्लिश में किताब थी, आइडेंटिटी एंड वायलेंस के नाम से। और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है इस किताब के रूप में, हिंसा और अस्मिता के संकट के रूप में। ये किताब हमारे पसमादा आंदोलन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बात कर रही है कि जो आपकी पहचान है, क्योंकि हम लोग पहचान की राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें ये बात की है कि पहचान की राजनीति का क्या स्कोप है, और पहचान की राजनीति किस तरह हिंसा को भी जन्म देती है, और कैसे हम हिंसा को जो है, अमर सेन कह रहे हिंसा को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। अमर सेन, आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, और भारत रत्न भी उनको मिला था 1998 में। और पूरी दुनिया में वो अपने अर्थशास्त्र के लिए, जो समतामूलक अर्थशास्त्र है, उसके लिए मशहूर है। ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जब किताब आई थी, तो उसके बाद महसूस ये किया गया था कि ये किताब दरअसल उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के खिलाफ लिखी गई है। ऐसा बताया गया था कि ये हंटिंगटन की ही थ्योरी के खिलाफ वो बात कर रहे थे। लेकिन हम जो यहाँ पे इस किताब पे जो बात करना चाह रहे हैं, वो बात ये करना चाह रहे हैं कि ये किताब पसमादा आंदोलन की जो पहचान की राजनीति जो हम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकती है। तो फाकिर भाई, आप तो थोड़ा सा आपका नजरिया पहचान के अमर सेन से थोड़ा सा, मुझे पहले भी आपने बात किया था, थोड़ा हम्म। सा डिफरेंट व्यू रखते हैं आप। तो पहले तो आप हम्म। किताब के बारे में बताएं कि किताब आपने पढ़ी, आपको कैसी लगी। उसके बाद हम हम्म। आगे की बात करते हैं। फाकिर भाई। ये मैं सबसे पहले अमर्त्य सेन के बारे में बता दूं कि अमर्त्य सेन चूंकि एक प्रिविलेज, बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं। प्रिविलेज मतलब जिंदगी में कभी कष्ट नहीं सहा। इनके जो ये आचार्य क्षिति मोहन सेन शांति निकेतन में थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत क्लोज आदमी, बहुत करीबी आदमी थे। उन्हीं के ये खानदान से हैं आचार्य। तो पहले से ही बहुत बड़े लोग हैं ये, तो इनको कभी कोई कष्ट नहीं हुआ जिंदगी में। तो ऐसा आराम पसंद आदमी जो आराम आराम में जिंदगी गुजरी है, तो आइडेंटिटी और उससे जुड़े हुए क्लेश को ठीक से नहीं समझ पाता है। और इसी मतलब एक अनुभव या तजुर्बा जो होता है कि इनको कुछ सहना पड़ा हो जिंदगी में, कोई इसने कोई संघर्ष नहीं किया, कुछ नहीं सहा। ये ऐसे भी जिस फील्ड से हैं, एकेडमिया से, तो बड़ी आराम, मिसेल फूको बोलता है कि प्रोफेसर क्या हॉलीडे जॉब है, मानो छुट्टी पर गए हैं वही जॉब हो। तो ये आराम वाली जिंदगी, तो आराम तलब एक दार्शनिक हैं। और ऐसा दार्शनिक होने से सिर्फ निगेटिव पक्ष नहीं होता, उसका एक पॉजिटिव पक्ष होता है कि ऐसा आदमी बड़ा स्कॉलर टाइप का, इरोडाइट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इन्होंने काफी पढ़ रखा है, इनको पढ़ते हुए काफी इनरिचिंग है, आप समृद्ध होंगे, अमीर होंगे आइडियाज में। ये टीएस और लिटरेचर से भी काफी, ये एक लॉन्ग ड्रॉन निबंध है जो किताब है आइडेंटिटी एंड वायलेंस। तो इसको एक लंबा निबंध के रूप में आप, निबंध उसको बोलते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं जिसमें एक आजादी रहती है। जैसे नोवेल लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है, कहानी का एक फॉर्मेट है। ऐसे बोलते हैं निबंध जिसका कोई बंधन नहीं हो। तो इसमें फ्री फ्लोइंग इसके थॉट हैं एक क्रॉस, लेकिन मेन बिंदु से ये चिपके रहते हैं, जो आइडेंटिटी एंड वायलेंस और ये शांति की तलाश में। ये किताब का ये सकारात्मक पहलू है कि ये सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते, उसके समाधान की बात करते हैं कि भाई आइडेंटिटी वायलेंस है ये विश्व, अभी भी हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत ताजा और किताब प्रासंगिक है इस मामले में कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ, वो भी एक देखिएगा कि त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष ऐसे है कि यूक्रेन ने सताया किसको, उसके दो प्रोविंस थे, उसमें रूसी अस्मिता के लोग, आइडेंटिटी के लोग रहते थे, जिसको यूक्रेन, तो इसको बहाना बना लिया या जो भी कारण रहा हो, इस यही कारण रहा, रूस ने यही कारण बताया कि हमारे रशियन लोग जो यूक्रेन में रह रहे हैं इतने सिटी के, वो तो सता रहा है इसलिए हम करेंगे, बाकी कारण जो भी रहा हो। तो इस आदमी ने क्या किया कि इन सब चीजों को अमर्त्य सेन जी ने समेटा, और काफी इनका रेंज है। ये ऑस्कर वाइल्ड से लेके टीएस एलियट तक को कोट करते हैं। कोई ऐसा इंग्लिश राइटर नहीं है जिसे ये परिचित नहीं है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये बहुत वेल रेड व्यक्ति है अमर्त्य सेन। और उसको फाकिर भाई, पढ़ना आप। हम लोग जी। के फाकिर भाई, हम लोग को तो आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो है पढ़ना हमारे कोचिंग में तो कंपलसरी कर दिया था टीचर जी। ने, कि बिना पढ़े तो जी। तुम्हारा जी। कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं निकलेगा।
तो आर्गुमेंटेटिव जी इंडियन जी जी 2005 में जो आई थी उसके वो तो जी जी। कंपलसरी था। आज भी यूपीएससी के छात्र उसको कंपलसरी उसको पढ़ते हैं, और आइडिया ऑफ जस्टिस का तो हम्म, कोटेशन भी आता है यूपीएससी के हम्म, एग्जामों में। वो तीन जी बच्चों जी वाला जी। कि तीन बच्चे एक बांसुरी को लेके जो सवाल कर रहे हैं कि हम्म। एक कहता है मैंने हाँ बांसुरी बिल्कुल बनाई, बिल्कुल। एक कहता है मुझे मेरे पास बांसुरी नहीं है, हम्म, और एक कहता है कि मुझे हम्म, बजाना आता है। तो इस तरीके के सवाल को मैं बताना ये चाह रहा था हम्म, कि इनकी रिच जो है हम्म। एकेडमी के साथ साथ यूपीएससी इधर उधर सारे लोग इनका हाँ लोहा बिल्कुल मानते बिल्कुल हैं। जी जी मानते जी हैं। जी। तो जिसका तो इतना मैं व्यापक अब मैं प्रभाव हो। जी जी। जी तो मैं इसी जिसका में इतना सवाल जोड़ देता व्यापक। हूँ। जी 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 मैं सवाल जोड़, आप बात करिएगा, मैं सवाल ये जोड़ दे रहा हूँ कि जी जी जी। हमें अपनी अस्मिता को लेके हम लोग इतना ज्यादा कॉन्शियस क्यों रहते कि हमारी पहचान क्या है। और हम्म, कहीं मैं उसमें अपने फिलोसफी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हम लोग फिलोसफी पढ़ रहे थे तो हम्म, उसमें बताया गया कि यही पहचान को के प्रति जो हमारी जो लगन है, ये जानने की जो इच्छा है, इसी ने धर्म और ईश्वर को भी जन्म दिया। मतलब जो इसमें पढ़ रहा बिल्कुल। था मैं फिलोसफी में, तो यही सवाल से शुरू करते हैं, और आप भी इसमें बात अपनी जोड़ दीजिएगा कि पहचान महत्वपूर्ण क्यों होती है, कोई भी पहचान महत्वपूर्ण क्यों कोई भी होती है। पहचान। जी आगे जी बोलिए, मैं आपको सोलो कर। तो हाँ, बिल्कुल। ये इसके कई पहलू हैं। एक तो पहलू है कि जो अस्तित्ववाद जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंसलिज्म, कि आदमी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सिर्फ जीना नहीं चाहता है बायोलॉजिकली, खाना पीना सिर्फ नहीं, इसके अलावा वो अपने आसपास को समझना चाहता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड यू, कि जो आपके आसपास का वर्ल्ड है उसको आप समझना भी चाहते हैं। और उस समझने के फेर में, उसको समझते हुए मनुष्य अपना आत्मबोध भी, यानी दो है, एक आदमी का जीवन दृष्टि होता है, एक विश्व दृष्टि होता है। यानी वर्ल्ड को आप कैसे देखते हैं, वर्ल्ड व्यू एक डेवलप जो आपके आसपास है, और एक अपने बारे में कि आप क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या है, आपकी जिंदगी का मीनिंग क्या है। इस तरह के फिलोसफिकल क्वेश्चन से होते हुए ये क्वेश्चन अंततः राजनीतिक बन जाता है, जैसे पसमांजा राजनीति की बात होने लग जाती है, अस्मिता की राजनीति। लेकिन मैं आपको बताते हुए चलूं कि ये अस्मिता जो वर्ड है, अस्मि मतलब ये संस्कृत से लिया गया है, कि अस्मि मतलब होता है कि मैं हूं। ये भर्व का एक रूप रूप है, अस्ति अस्त संति। तो उसमें एक आता है जो प्रथमा जिसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं, उसका सिंगुलर नंबर को अस्मि बोलते हैं। अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं। तो अस्मिता मतलब मेरे होने का बोध, ये सब। लेकिन इसमें सबसे एक जो आयरनिकल बात है ध्यान देने वाली, कि ज्यादातर जो अस्मिताएं हैं वो अस्मिता नहीं है, अस्तिता है। अस्ति मतलब वह है, यानी दूसरे आदमी डिफाइन किए हुए। जैसे कोई पसमानदा ने कभी अपने आप को कि मैं पसमानदा हूं, ऐसे आइडेंटिटी कोई आपका पूर्वज नहीं मिलेगा, पुरखा नहीं मिलेगा कि पसमानदा का कोई पुरखा था तो उसने अपनी एक आइडेंटिटी की भाई पसमानदा। ये जो आपके शोषक वर्ग हैं, रूलिंग क्लास हैं, जिसको अशराफ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसने आपको दिया है। ये जेनोनिम है, जेनो मतलब एक पराया आदमी द्वारा दी गई। तो अस्मिताएं जितनी भी हैं, और यहाँ पर मैं अमर्त्य सेन से थोड़ा डिफर करता हूँ। अमर्त्य सेन आर्गू करते हैं कि अस्मिताओं को जरूरी समझना, कि अस्मिता से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। अस्मिता चॉइस से रिलेटेड है। उनके लिए, चूंकि वो शासक वर्ग से हैं, वो समझ नहीं सकते हैं, कोई चॉइस हो सकता है, लेकिन हमारे लिए चॉइस नहीं है। इतना आइडेंटिटी मल्टीपल होता है, ये होता है, इसके बावजूद उनका सेन टाइटल, जो एक सवर्ण का सेन टाइटल तो लगा ही रखा है उन लोगों ने, अमर सेन जी ने। तो ये चॉइस नहीं होता है हमारे लिए। जो पसमानदा है, जो अप्रेस्ड क्लास है, उस पर लाद दी जाती है। अगर आपको मुसलमान कह के मारा जा रहा है, तो आप भले ही उसमें मुसलमान, हिंदू या ऐसी अस्मिता में विश्वास नहीं करें, तो आप प्रतिरोध जब करते हैं तो वैसे ही संगठित होना पड़ता है आपको। पसमानदा बोल के ही संगठित होना पड़ता है, क्योंकि जिस पे जो आप पर ऑपरेशन है, उत्पीड़न है, या जो आपका एक्सप्लॉयटेशन है, वो इसी अस्मिता के। आप इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि अपने आप को आप डिफाइन कर सके। तो ये जो पावर टू डिफाइन है, ये ऑलवेज बिलोंग करता है रूलिंग क्लास को। तो इस कारण से अब यही देखिए ना, हम अपनी राजनीति को, मैंने एक लेख भी लिखा था कि हमारी राजनीति अस्मिता की नहीं है। ये अस्मिता के रूप में हम लोग को ये अमर सेन लोग देख रहे हैं, हम नहीं देखते मिसाइल। मैं एक स्पष्ट बता दूं, मैं इसको अस्मिता की लड़ाई मारता ही नहीं, मैं अस्तित्व की लड़ाई मानता हूँ। ये सीधे सीधे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई है। इसमें जो कोड वर्ड है, हमको इसीलिए ये जो पॉले फ्रेरे ज्यादा पसंद है।
ऑपरेशन के खिलाफ ये लड़ाई, इसका आइडेंटिटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा स्पष्ट मानना है। जी, लेकिन देखिए ये इसमें बता रहे हैं कि हम्म, अस्मिता का हिंसा से संबंध होता है, और वो फिर वो हम्म, रवांडा वाला जेनोसाइड के बारे में भी होती है, और उसी की हम्म, हम्म, घटना भी लेके आ रहे हैं, पहले ही चैप्टर में लेके आ रहे हैं, और बता रहे हैं कि हम्म, हम्म, कैसे जो है उनको अलग अलग खाने में डाल दिया गया। जैसे वो समझाने की हम्म, कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर पहले अगर हिंसा कहाँ से शुरू होती है, कहते हैं पहले आपके विचारों से शुरू हम्म, होती है ना, वहीं से हिंसा शुरू होती है। वो हम्म, कह रहे हैं हम्म, कि जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो पहले कहेंगे कि तुम जो है हिंदुओं से अलग हो, फिर उसके बाद कहेंगे तुम अब सुन्नी हो, शिया से अलग हो, फिर सुन्नी में कहेंगे कि तुम जो है आ, हनफी हो, बरेलियों से अलग हो। ठीक है, फिर हनफी में भी डिवीजन कर देंगे कि तुम हनफी में कहाँ पे हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जितनी छोटी छोटी पहचान की ओर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है पहचान वो जो है एक तरीके से हिंसा से जुड़ जाती है। तो इसके ऊपर तुम बताइए कैसे पहचान कैसे हिंसा से जुड़ जाती पहचान जो है हिंसा से इस तरह जुड़ जाती है, इसका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रीजन है, साइको एनालिटिकल रीजन है। वो रीजन ये है, जब किस प्रॉब्लम से, अस्तित्व एग्जिस्टेंस के प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होते हैं। एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? रोजी रोटी का प्रॉब्लम, आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है कि आपके समुदाय में औरतों को दूसरे समुदाय के लोग बलात्कार कर रहे हो, ऐसा भी होता है। तो ये तरह तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं, और उसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, इमीडिएट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। इसका सही सोल्यूशन ये होता है कि आपको रोजगार मिल जाए, आप जो उत्पीड़न है उससे युद्ध लड़ें और जीत जाएं। वो युद्ध का मतलब ये नहीं कि तलवार से, डेमोक्रेटिक जैसा भी संघर्ष आंदोलन चलाएं, स्ट्रगल करें। जब ये इम्पेंडिंग हो जाता है, लंबा खींच जाता है, आप वो एकदम निराश हो जाते हैं, तो ये जो एंग्विश है, एंगर है, इसको निकलने के लिए, इसलिए अमर सेन बात सही बोल रहे हैं, लेकिन वो कारण को परिणाम और परिणाम को कारण बता रहे हैं। अस्मिता के कारण संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष के कारण अस्मिताओं का निर्माण होता है। आदमी फिर आइडेंटिटी के बेसिस पे, और उसको हवा भी दिया जाता है क्योंकि ये रूलिंग क्लास के पक्ष में होता है जो आप पर शासन कर रहा है। कि अफ्रीका में ट्राइब लड़ गए, तो अफ्रीका में ट्राइब इसलिए लड़ गए कि अमेरिका भी चाहता था कि लड़े, आपसी संघर्ष हो। और दूसरा, ये जो कोलोनियल इतना जो शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो उसका जो गुस्सा था, अप्रेस्ड आदमी के अंदर एक गुस्सा होता है, उसको दबा रहे हैं बार बार। तो वो गुस्सा जब निकल नहीं पाता है सही तरीके से, तो वो फिर एक अस्मिता के रूप में निकलता है आदमी, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जो गुलाम आदमी होता है सेल्फ हैट्रेड का शिकार होता है, तो वो एक दूसरे पे निकाल देता है। तो इसका कारण अलग अलग अस्मिता नहीं होना, ये इसका उल्टा कारण है कि अगर आप देखें तो उनकी एक जगह तो अस्मिता अलग अलग थी, जो अमर सेन देखते हैं कि कोई रवांडा है, लेकिन एक जगह उनकी अस्मिता एक भी थी कि सब अफेरकी थे। इस पे गौर कीजिए, है? सब गुलाम थे। तो अस्मिताएं भी दो तरह की हैं, एक रियल जो उसके मटेरियल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है, और एक वो जिसकी बात अमर सेन बोलते हैं। आप इस पे किताब का शीर्षक देखेंगे, उप शीर्षक, सब टाइटिल तो इल्यूजन्स है, उसमें एक वर्ड है ना, इल्यूजन, देखिए द इंग्लिश इल्यूजन वाले ऑफ द, टाइटिल में, हाँ, डेस्टिनी, हाँ जी। है ना, एल्यूजन ऑफ द जी डेस्टिनी। जी। तो ये जो एल्यूजन वाली दो आइडेंटिटी होती है, जैसे एक पसमानदा जब अपने आप को मुसलमान मानता है, तो मुसलमान वाली आइडेंटिटी उसकी इल्यूजनरी है। अब पसमानदा उसके मेटेरियल सच्ची आइडेंटिटी है, क्योंकि उसके मेटेरियल गरीब होने से, रियलिटी से जुड़ा हुआ है। एक होता है कि उसके इमेजिनेशन, जिसको नेशन को भी इमेजिन इमेजिनरी कम्युनिटी। कम्युनिटी, पेरी एंडरसन बोलता है। तो एक आइडेंटिटी है जो इमेजिनरी कम्युनिटी के रूप में, और एक रियल है। पसमानदा होने का रियल परिणाम है कि आप गरीब होते हैं, आपको नौकरी नहीं लगती है, और आपके पास विवाह तक के सीमित, वो एक जो पसमानदा मर्द होता है, जैसे एक अशरफ मर्द है तो उसमें सारी औरतें उसको उपलब्ध है, आपको सिर्फ पसमानदा औरतें उपलब्ध हैं। और पसमानदा में भी वो औरतें उपलब्ध हैं जिसको उसने छोड़ दिया है, जो सुंदर नहीं, जो आपके अंदर भी उसका हिस्सा है लेकिन उसके आपका अंदर हिस्सा नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम आपका है वो रियल है। तो ये जी जी जी। सारे आइडेंटिटी को एक ही में हाँक देना, सब धन 22%, इस किताब की ये दिक्कत है कि इन्होंने सब धन 22% कर दिया। आइडेंटिटी भी दो तरह की है। जी। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। जैसे आप कि अगर कोई सैयद लड़की है, वो निकाह करती है अंसारी या कोई किसी भी और छोटी छोटे पसमानदा जाति से, तो उसके ऊपर फतवे भी आ रखे कि उसकी शादी नहीं मानी जाएगी। लेकिन सैयद हाँ, मर्द नहीं, अगर शादी करता है तो उसकी शादी कबूल हो जाती है। तो मैं वही जो आप तो बोल रहे उसके हैं कि बाद ज्यादा उसके लिए चॉइस जो है, हिस्सा, उसके बाद ज्यादा हाँ, चॉइस ज्यादा है। चॉइस हो गई। तो हमारी हम्म, चॉइस भी बहुत कुछ चीजों पर डिपेंड करती है ना फागिर भाई। मैं हम्म। कि तो मार्केट ये में मैं कुछ भी पसमानदा, खरीद, जी हाँ, मैं पहले बात तो कर लूँ कि मार्केट से इसलिए, मैं कुछ कुछ, जी जी,
कुछ भी खरीद सकता हूँ, हम्म, लेकिन उसके लिए जी जी, डिपेंड ये करता है मेरी जेब में कितना पैसा है ना। बिल्कुल आपके बिल्कुल जेब के बिल्कुल। पैसे से ही तो आपकी चयन की आजादी तय हो रही है। जी जी, अगर मैं बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। फिर मैं अगले सवाल पे तो आता हूँ। मेरा कहना ये था कि इस तरह आप मुसलमान वाले आइडेंटिटी को तो इल्यूजरी यानी एक भ्रम बोल सकते हैं ना, एक वहम। लेकिन पसमानदा को आप वहम नहीं बोल सकते। इसे शादी ब्याह को क्या आप रियल मुद्दा मानते हैं कि नहीं, हकीकत का मुद्दा मानते हैं कि नहीं, बताइए। बिल्कुल शादी बिल्कुल। ब्याह करना, परिवार हम्म, हकीकत का मुद्दा है। तो ये जो आपका पसमानदा पहचान है, आपके तो जीवन को प्रभावित कर रहा है ना, कि आप शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम्म, कल्पना की बात है। तो इसको हम्म, वो उससे तुलना करना ठीक नहीं है। उनका पसमानदा शब्द इस किताब में एक बार आता ही नहीं है। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स चीजों का बात उन्होंने किया, बोस्निया सब देख लिया है। और ये इंडिया के रहने वाले हैं, और इसको पसमानदा शब्द या क्या है, अब्दुल कईम, कहीं इस किताब में आप खोज लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, मतलब वो वर्ड में सर्च ऑप्शन आता है ना, फाइंड एंड सर्च, नहीं मिलेगा। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये किताब थोड़ा सा यथार्थ से कटा हुआ है, सब चीज को इंजीनियरिंग, हाँ कहीं कहीं सही है कि जो अफ्रीका, तो अफ्रीका के संदर्भ में कुछ हकीकतों को आप बयान करने में सक्षम है, कामयाब है किताब। जी, अच्छा, मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि इसमें बताया जा रहा है कि जो पहचान है वो बनाई भी जाती है, थोपी भी जाती है, और पहचाने इस बात पे डिपेंड बिल्कुल करती है कि बिल्कुल। अगला हमें वो उस पहचान को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। मान लीजिए कि बिल्कुल। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं अशराफाइजेशन हम्म या या हम्म संस्कृताइजेशन। तो हाँ, तो अगर मान हम्म, लीजिए कि एक अंसारी है, वो अपने आप को सैयद कह रहा है कि आज से मुझे सैयद, मैं अपने आप को बोलना शुरू कर रहा हूँ, तो समाज उसको हम्म, सैयद नहीं मानेगा, तो वो उसको सैयद, उसको खुद का मानने से नहीं चल बिल्कुल। पाएगा काम ना। नहीं 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 तो चल वो, पाएगा। तो ये भी उसमें बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो है पहचाने भी निर्मित किया जाए। दूसरा, इसमें एक और सब क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, वो ये है कि जब हम छोटी छोटी पहचानों की ओर जाते हैं, अब बड़ी पहचान जैसे कि सर्वहारा ये। अब मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ने इस पे बड़ी सख्त तनकीद की। उन्होंने ये कहा, वैसे बज़ाहिर तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, गरीबों की और मजलूमों की अपनी बात सुननी चाहिए ना, उनके अपने नुक्ता नज़र को सुनना चाहिए, मगर मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ने इस पे बड़ी तनकीद की। और उनका कहना ये था कि दर हकीकत ये बात कह कर कि हम अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो है वो सामने रखें और उसको अहमियत दें, हम जो ऑब्जेक्टिव साइंस है उसको तो भूल ही गए हैं, और उसको तो तवज्जो, उस पर तो तवज्जो दे ही नहीं रहे। और असल मसला तो ये है कि ये पूरी जो पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, जो पोस्ट मॉडर्निज्म और न्यू लेफ्ट वगैरह से मुतासिर है, वो मटीरियलिज्म को कबूल ही नहीं करती, साइंस को कबूल ही नहीं करती। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि साइंस तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा जो है ना फ्रॉड है, और एक बहुत बड़ी गेम है जिसके अंदर वाइट मैन ने जो है वो सारी गेम कैप्चर कर ली है। लिहाजा ये एक मूवमेंट है फिलोसॉफिकल मटीरियलिज्म से फिलोसॉफिकल सब्जेक्टिविज्म की तरफ। ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करने के बजाय अब हम सब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे, अब हम उनको साइंटिफिकली स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि साइंस के हम मुकम्मल तौर पर खिलाफ हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो मटीरियलिस्ट तनकीद थी सरमायादारी निज़ाम और सोसाइटी की, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इस सब्जेक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई मादी ऑब्जेक्टिव बुनियाद, मारूजी बुनियाद नहीं बचती जिसकी परखी पर आप देख सकें कि कोई बात दुरुस्त है या गलत है, तो आपके पास रह ही कुछ नहीं जाता सवाए सब्जेक्टिविटी के। और जब आपके पास सब्जेक्टिविटी रह जाए, सिर्फ कि भाई उसकी ये बात और मेरी ये बात, उसका वो नैरेटिव और मेरा ये नैरेटिव, मगर कोई नैरेटिव दूसरे नैरेटिव से ना तो ज़्यादा सच्चा है और ना ही ज़्यादा झूठा है, दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं, और हमने ये देखना कौन सा नैरेटिव जो ज़्यादा इंक्लूसिव है और कौन सा नैरेटिव जो ज़्यादा एक्सक्लूसिव है वगैरह वगैरह। ये जो फ्रेमवर्क बनाया इन लोगों ने, इसको बहुत आसानी से राइट विंग भी कोऑप्ट कर सकता है। वो भी ये कह सकते हैं कि हमारी जो शनाख्त है, एक वाइट मेल होने की शनाख्त, उसको फिर क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए देखा गया है कि जहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे की गई, तो वहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे उसकी मुखालफत में मेल ग्रुप्स भी बन गए, मेल राइट्स ग्रुप्स बन गए। और इसी तरह जिस तरह जब ब्लैक ग्रुप्स बने, ब्लैक नेशनलिज्म उभरा या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ ब्लैक नेशनलिज्म गया, तो उसकी मुखालफत में वाइट ग्रुप्स भी बन गए कि फिर हमारे हकूक़ की बात करें। तो यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का फ्रेमवर्क जो है, शनाख्त की सियासत का फ्रेमवर्क जो है, वो राइट विंग की डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेफ्ट विंग डायरेक्शन में जा सकता है, जिस मर्जी तरफ दिल चाहे आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। और मजीद ये कि जिस तरह सूजन मोलर ओकिन लिखती हैं कि इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इंतहाई लोगों के लिए बड़ा बुरा हो। मिसाल तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भाई मुसलमानों की ये रिलीजन है, ये मज़हब है। हम कल्चरल रिलेटिविज्म में और मल्टी कल्चरलिज्म में इतने दूर जा सकते हैं कि हम ये कहें कि मुसलमानों का ये मज़हब है, ये रिलीजन है फलाना फलाना, या बुद्धिस्ट का ये मज़हब रिलीजन है, या हिंदुओं का ये मज़हब रिलीजन है, इसको नहीं हमने छेड़ना, इसके खिलाफ हमने कोई बात नहीं करनी। तो इस तरह चलते चलते तो आप सती को भी जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। इस तरह चलते चलते आप उन तमाम रवायतों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं जो मुसलमानों के अंदर आज भी पाई जाती हैं, जो कि पिदरसरी निज़ाम को इसको सपोर्ट करती हैं, जो कि हमें मुसलमानों को भी खुद बस पसमानदा रखती हैं, ख़वातीन की
जो सोच वगैरह के खिलाफ हो, चाहे वो ये एक अलग डिबेट है, वो इस्लाम में हो या ना हो, हमारी सकाफत में तो है ना। अगर हमारी सकाफत में है, वो हमारी सकाफत है, हम मुसलमान हैं भाई, मुसलमानों की सकाफत है, कोई गोरा क्यों तनकीद करे, ये तो बड़ी गलत बात है। अब उसकी तनकीद सही थी या गलत थी मैंने नहीं देखना, मैंने सिर्फ ये देखना कि वो गोरा है, वो मेरे कल्चर से बाहर है। और अगर गोरे सारे ये एक्सेप्ट कर लें, या सारी एकेडमिया ये एक्सेप्ट कर ले, या सारे बाएं बाजू ये एक्सेप्ट कर ले कि भाई कोई बाहर वाला आदमी जो है उस पर तनकीद नहीं कर सकता, और जो उनकी सकाफत है वो उनकी सकाफत है, क्योंकि वो उनकी सकाफत है इसलिए वो ठीक है, तो फिर इस तरह से तो बहुत रिग्रेसिव किस्म के क़वानीन और रवायतों को भी जस्टिफाई किया जा सकता है। और फाइनली कैरल एम स्वेन ने ये लिखा, और बहुत सारे लोगों ने फ्रैंकली लिखा है, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कामयाबी है वो भी दर हकीकत आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नतीजे में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो राइट विंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वाइट सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स ने उसको सपोर्ट किया तो वो सामने आ गया। तो ये बहुत बड़ी तनकीद है। फिर इसके साथ साथ एक तनकीद ये की जाती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे कि ये सिर्फ और सिर्फ नेवल गेजिंग है, यानी कि अपने पेट की तरफ देखते रहना कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है। मिसाल तौर पर ब्रेंडन ओनील लिखते हैं कि इसके नतीजे में मामला कुछ इस तरह बन गया कि हम हर वक्त अपने अंदर ही देख रहे होते हैं, अपनी कम्युनिटी के या अपने अंदर, हम अपनी जिस्म से ऑब्सेस हो जाते हैं, हम अपनी शनाख्त से, अपने सेल्फ से, अपने आप से ऑब्सेस हो जाते हैं, और हम दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको देखना नहीं चाहते। एक तरह से हम बिल्कुल अपने अंदर खो जाते हैं, खुब जाते हैं। इनवर्ड लुकिंग है, आउटवर्ड लुकिंग फिलॉसफी नहीं है। एक और हाँ, तैमूर रहमान भी सवर्ण मुस्लिम है, इसीलिए इस सवाल को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। एक अनुभव होना ना, एक बाबा अम्बेडकर ने लेख लिखा है, हर आदमी को पढ़ना चाहिए, कि वाई ब्राह्मण्स हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस ए वोल्टेयर, कि ब्राह्मणों में कोई वोल्टेयर का जन्म क्यों नहीं हुआ। तो इसका कारण नहीं है कि ब्राह्मणों का कोई बुद्धि कम होता है या उनके जीन में कोई खराबी है, वो उतने ही बुद्धिमान है जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान होता है। तो फिर क्यों नहीं। तो इसलिए कि ये जो हित होते हैं, स्वार्थ आपको सत्य को जानने से रोकते हैं, आपके हित और टकराए। तो तैमूर रहमान का जो स्वर्ण आइडेंटिटी है, यहीं पर आइडेंटिटी आ जाता है, वहां टकरा जाता है, इसलिए वो सत्य को जान ही नहीं पा रहे हैं और हर धन बाइक पर शेरी कर दे रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, इतना भी मुश्किल कंफ्यूजिंग नहीं है। ये डाइल्यूट करने के प्रयास है। यहाँ पर तैमूर रहमान, अमर सेन सब स्वर्ण अपने आइडेंटिटी के शिकार हैं, विक्टिम हैं, और सत्य को नहीं देख पा रहे हैं स्पष्टतः। इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजों को एक समान, जबकि बहुत आसान कसौटी है, बहुत आसान है समझना कि राइन और अंसारी का डिफरेंस ऐसा डिफरेंस नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, वही बनाया हुआ गढ़ा हुआ है। लेकिन पसमानदा और अशराफ का डिफरेंस वो एक्चुअल है, उसमें फर्क है, मटेरियल फर्क है। दोनों को एक तराजू पे तोड़ के इसको डाइल्यूट करने की कोशिश है, नई बात नहीं है। जब भी ब्राह्मण और इसकी बात की जाती है तो बोलते कि नहीं, ग्रेडेड इनइक्वलिटी क्या क्या का तर्क लाया जाता है, लेकिन एकदम गलत है। बहुत आसानी से देखा जा सकता है, इसका बहुत एक वस्तुनिष्ठ क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, फुरकान कसौटी डेवलप की जा सकती है। कि आप देखेंगे कि राइन का आप शिक्षा का स्तर, लिटरेचर का स्तर ले लीजिए और एक अंसारी का ले लीजिए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें फर्क करना एक चाल है, साजिश है। अमर सेन जैसे और तैमूर रहमान का मैं प्रशंसक हूं, लेकिन यहाँ पर मैं विरोध करूंगा कि ये जबरदस्ती का डाइल्यूट करना क्वेश्चन को, जो एक इतना स्पष्ट क्वेश्चन है कि जो अशराफ और पसमानदा का अंतर है वो एक खाई एकदम विशाल, एकदम मरियाना ट्रेंच है, और कहाँ ये मामूली दशमलव का अंतर है 5.2। तो 5 और 100 के अंतर को 5.2 और 5.3 के अंतर से तुलना करना साजिशाना है और बहुत ही दुष्टतापूर्ण है मेरे अनुसार, बहुत शरारत, मिस्चीवियस है। क्योंकि दोनों जी जी बोलिए। तैमूर रहमान की बात कर रहा हूँ। वो क्या रहे हैं कि पूंजीपति और सर्वहारा दो बड़े वर्ग में बांट दिए, और कह रहे कि मार्क्सवाद का क्या है कि ये बाकी पहचानों को एक वर्ग में डाल के वो दो पहचान बना के लड़ रही है, और अंत में उसको एक ही पहचान में, मनुष्य की पहचान में जाके खत्म करना है। मतलब वो कह रहे मार्क्सवाद का अंतिम एम क्या है, अंतिम एम तो उसको वही मनुष्य की पहचान है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक हम ये छोटी पहचानों के साथ अगर हम रहेंगे तो वो पूंजीपति इससे मजबूत होंगे। उनका मैं आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, बाकी फिर आप जो उस पर प्रतिक्रिया दें। आर्गुमेंट उनका यही था जो मैं बोल रहा हूँ। तैमूर भाई के साथ दिक्कत है कि वो वही 60 के जमाने के मार्क्सिस्ट थे, उसके बाद बहुत कुछ पानी नहीं वो बोलते भी है कि वो क्लासिकल, अपने आप को क्लासिकल मार्क्सिस्ट बोलते भी हैं वो, क्लासिकल मार्क्सिस्ट। लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। मार्क्सिज्म डायलेक्टिक्स की बात, निरंतर विकास की बात करता है। कहीं एक सपना बना के, बड़ा आदर्श बना के बैठ जाना, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण नहीं है। मार्क्सवाद निरंतर विकसित होने को, गति को, वो सनातन में विश्वास नहीं करता, गति में विश्वास करता है। तो अगर ट्रू मार्क्सिस्ट हैं तो उनको आगे बढ़ना चाहिए और बाकी चीजों को, जो परिवर्तन है, आंदोलन चले। अब देखिए, ये अस्मिता की बात करते हैं और जाति वगैरह का,
लेकिन ये बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं। जब नारी की बात आती है तो अस्मिता बहुत चीज है, वहां सर्वहारा का नहीं, बहुत पुरजोर ढंग से नारीवाद, ये हाँ, टिपिकल बिल्कुल। सवर्ण का लक्षण है। आप देखिएगा अच्छा, तो वहां भी अच्छा। आइडेंटिटी सर्वहारा का बंटने की बात करें कभी नहीं करते हैं। नारीवाद दोनों के आह्लादकारी समर्थन करते हैं, तो वहां पर नहीं, वो साबित हो उसमें एक जाता है कि बात, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट अच्छा, नहीं वो है। जी। उसपे एक बात वो बोलते हैं कि देखिए नारीवाद जब शुरू हुआ तो वो कह रहे नारीवाद में भी डिवीजन हुआ ना, ब्लैक फेमिनिस्ट अलग हुई। हाँ वो कहे कि जो बात हाँ। तुम कर रहे हो वो तो स्वर्ण, मतलब कि जो वाइट फेमिनिस्ट वाली बात कर रहे हो, हम तो उससे हम्म, डिफर नहीं करते, हमारी तो परेशानियां अलग। जैसे आप नहीं बोलते हैं फागिल भाई की जो हाँ अभी हाँ, भारत में नारीवाद चल रहा है, वो हम्म, नारीवाद तो दरअसल बहुत अलग टाइप का नारीवाद लेके जा रहे हैं। जो गांव बिल्कुल की बिल्कुल। औरतों की समस्या है वो तो बहुत अलग टाइप की समस्या है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि अस्मिताओं में कौन हमारे मटेरियल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। एक अस्मिता है जो हमारे एकदम हकीकत, रियलिटी और मटेरियल कंडीशन से जुड़ी हुई है। एक अस्मिता थोपी हुई, बाहरी मैन्युफैक्चर की हुई है। इसका जन्म देखिए कहाँ से होता है। एक अस्मिता का जन्म बाहरी रूलिंग क्लास देता है आपके अंदर। वो इसलिए उस अस्मिता का जन्म देता है कि वो ग्रामसी से बात शुरू होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी वो हेजोमनी स्थापित करने के लिए वो आपका कंसेंट उसको चाहिए, आप ही खुद उसका समर्थन कर दें। तो आप खुद उसको समर्थन तभी करेंगे जब उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे, रूलिंग क्लास के साथ ही अपने आप को जोड़ लेंगे। तो कोई ऐसी एक आर्टिफिशियल गढ़ी हुई अस्मिता चाहिए। जैसे वैसी अस्मिता है मुस्लिम अस्मिता, कि मुस्लिम अस्मिता के नाम पे अपने ही सताने वाले ऑपरेसर के साथ, सैयद जी के साथ आप हो लेते हैं, अशराफ के साथ हो लेते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का कारण। और एक अस्मिता होती है जो आपकी हिस्टोरिकल होती है, कि आपकी हिस्ट्री, ऑपरेशन के इतिहास और उसके प्रतिरोध में जो आप आंदोलन खड़ा करते हैं उसके कारण, कि अब हमारा साझा दर्द है, हमारी साझी उत्पीड़न का इतिहास है, जो तारीख है दर्द का। तो वो साझा है, इसलिए हम लोग एक साथ लेलिन, मौदूदी और ये फाकिर एक साथ है, तो इस साझा दर्द का, तो उसको मैं रियल वाला अस्मिता बोलता हूँ, ऑथेंटिक सेल्फ बोलता हूँ। और एक एलिएनेटेड सेल्फ है, अपने आप को मुस्लिम समझ लेना है तो नहीं, या इसलिए आप देखिएगा कि औरत है, मुस्लिम भी है, तो औरत वाली स्मिता में उसमें लाभदायक है, रूलिंग क्लास से जुड़ने का सुविधा है, और रूलिंग क्लास उसको प्रमोट करता है, तो वो अपने आप को पसमानदा नहीं समझेगी, ये समझना चाहिए। लेकिन जब जागरूक होती है, पढ़ी लिखी, तो देखिएगा जितनी औरतें हैं वो स्त्रीवाद नहीं करती, पसमानदा से जुड़ी हुई है हमारी बहनें। तो ये इस फर्क को समझना है कि रियल वाला, ऑथेंटिक वाली अस्मिता कौन है, यही पसमानदा वाली है। जी, और जी। बाकी जो बिहारी, कि हम बिहारी मुसलमान हैं, तो ये नकली है, क्योंकि बिहार होने से आप वहाँ के जो अपर क्लास कास्ट है, हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे आप जुड़ नहीं जाते, वो आपको अपना, और उससे आपकी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आप जो जीते हैं, जो आपका जिए, इसलिए लाइफ आपका कसौटी है, जिससे आराम से समझ सकते हैं ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड अमर्त्य सेन को लग रहा है। और अमर्त्य सेन को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है कि उनका वर्ग हित बिल्कुल अलग है। मैं बार बार कोट करता हूँ एक चीज को, एग्नेटोलॉजी को, कि अंधा उनका स्वार्थ, उनका जीवन जहां से जी के आए हैं, उसका जो ट्रेजेक्ट्री है, उससे फर्क उनको पड़ता है। अलाउ नहीं करता, उनको अलाउ नहीं करता कि इसको समझता है, वो कभी मैं समझ भी नहीं पाएंगे। इसको हम ही लोग आपकी समझ सकते हैं। आपकी ही जी बात जी। मैं कोट कर रहा हूँ कि दास कैपिटल जब पब्लिश हुई थी तो जी पूंजीपतियों को जी समझ में बिल्कुल। नहीं आई थी, नहीं है नहीं ना, आई, कि वो जबकि वो क्या ज्यादा क्या पढ़े लिखे, ज्यादा ज्यादा पढ़े पढ़े लिखे लिखे हैं वही बिल्कुल। लोग थे। अब अब मजदूरों को मजदूरों समझ को में आ गई। समझ में आने लगी, देखिए सही बात कही जा रही है, तो सही हम कम सही। पढ़े लिखे पसमानदा समझ लेते हैं, और पीएचडी सैयद साहब नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि जेएनयू के हाँ। गोल्ड मेडलिस्ट होंगे वो। जी अच्छा, फिर इसी में वो एक आर्थिक मनुष्य और तार्किक मनुष्य की बात भी जोड़ते हैं, उसको थोड़ा समझा दीजिए, जी क्योंकि जी। वो बार बार इसको लेके आ रहे हैं। मैं आपको इसको सोलो कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला पोर्शन है। जी, जी बाकी जी। है। इस चीज को समझना चाहिए, जो क्लासिकल, इसमें दो तीन बातें जानने की हैं, कि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट पहले था ही नहीं, ये जान लीजिए। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, ये जो दो सब्जेक्ट, ये जो विश्व युद्ध हुए और उसके कारण 1928 ईस्वी में बहुत ग्रेट डिप्रेशन उसको कहा जाता है, बहुत भयंकर आर्थिक मंदी आई। चार्ली चैपलिन की तमाम फिल्में, मॉडर्न टाइम्स वगैरह देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, कितनी ब्रेड तक नहीं मिलता था, बड़ी भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति थी। तो इसके बाद पूंजीवाद बहुत संकट में था, तो उसने
इसको निपटने के लिए तरह तरह के कोई भी जो सिस्टम होता है सरवाइव करने के लिए अपने टूल्स डेवलप, वेज एंड मीन्स डेवलप करता है। तो उसने मीन्स डेवलप किया, एक मैनेजमेंट, एक इकोनॉमिक्स। इसी सब्जेक्ट को एडम स्मिथ, रिकार्डो वगैरह के टाइम में पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। अब कार्ल मार्क्स की भी किताब देखेंगे, दास कैपिटल, तो उसका सब टाइटल क्या है? क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स करके नहीं है। इकोनॉमिक्स का जन्म जॉन मार्शल और जिसके चेले हैं, जिसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स वगैरह कहा जाता है, वो जॉन मार्शल का दिया हुआ है। उसी के अनुयायी अपने आप को मानते हैं। क्या नाम है? अमरसेन। तो इसको इसलिए अमरसेन की बात आ रही, तो ये सब बातें मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक डेवलप हुआ, रॉबिन्सन की परिभाषा उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त और बड़ी हिट परिभाषा है कि अथाह जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। जैसा बुद्ध बोलते हैं वैसा ये भी मानते हैं, लेकिन उसके पूर्ति के साधन बड़े सीमित हैं। उसको जो उन इच्छाओं को, उन वांट्स को जो क्वेंच या सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वही अथाह इच्छाओं को सीमित साधनों से कैसा पूरा करेंगे, इसी का विज्ञान इकोनॉमिक्स है उनके अनुसार। तो इसीलिए उसमें कई सारे एजम्पशन लिए गए। तो इसमें पहला ही एजम्पशन है कि मैन इज ए रेशनल बीइंग। ये उसका पोस्टुलेट है। इसको नहीं मानेंगे तो इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांत गलत हो जाएंगे। कि एक जैसे कि खरीदार के रूप में, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सबसे टेनेट सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत पोस्टुलेट है कि कोई खरीदार बाजार में जाता है तो वो रेशनल बीइंग है। वो पगला नहीं है कि नहीं हम सबसे महंगा वाला खरीदेंगे, चाहिए खरीदेंगे। तो वो सबसे अपने हितों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करता है। ठीक है। लेकिन अमर सेन, ये क्लासिकल व्यू, इसमें मतलब मैं उनसे सहमत हूँ कि ये बहुत ही मतलब ऐसा मनुष्य कह रहा नहीं है। वो जो इकोनॉमिक मनुष्य है, जो रेशनल मनुष्य को, दोनों को एक सिनोनिमस मान लिया गया इकोनॉमिक्स में, कि इकोनॉमिक मनुष्य हमेशा रेशनल होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का ही एक ग्रीसम गुड करके सी वो होता है। तो आप देखेंगे कि वो उस गुड का दाम बढ़ने से, जैसे सोना उना टाइप का, और उस जैसे एप्पल का कंप्यूटर, जितने दाम बढ़ता है उसका डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि दाम बढ़ने से कम होना चाहिए। तो मनुष्य तो इरेशनल होता ही है। मनुष्य फीलिंग्स वगैरह में भी जीता है, वरना ये जो ग्राहकों को इतना ठगना संभव नहीं होता जो कंपनियां लुभावने विज्ञापन देके ठगती हैं। तो वो मैं उनसे सहमत हूँ कि, लेकिन वो उससे जो निष्कर्ष निकालते, जितना डेप्थ में उनको जाना चाहिए था, बात को समझना चाहिए था, इकोनॉमिक्स का एक क्रिटिक तैयार करना चाहिए, तो उनका जो दृष्टिकोण है लेफ्ट लिबरल होकर रह जाता है। उससे बियॉन्ड वो नहीं जा पाते। उनकी जो लिमिटेशन है ये कि उसके और पार जाना चाहिए। जितना उन्होंने कहा है उसका मैं सहमत हूँ, लेकिन उनसे और भी उम्मीद थी। जैसे नोबेल प्राइज बड़ा उनका नाम है, तो अपने नाम के अनुरूप और गहराई में वो नहीं जा पाते। वो दुख की बात है। वो बात छेड़ते क्या कि एक आदमी ऐसे फैसले क्यों ले या ऐसा काम क्यों करे कि जिससे उसके हित को नुकसान पहुंचे। ठीक है। तो फिर वो मदर टेरेसा और गांधी जी का भी एग्जांपल ले रहे हैं कि ये लोग क्या थे, रेशनल बीइंग थे कि आर्थिक मनुष्य थे कि तार्किक मनुष्य थे, उसके ऊपर बात वो छेड़ रहे थे इसमें कि ये बहुत ही एक नकली सवाल है, फेक सवाल है। क्योंकि मैं बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि मनुष्य अपने हित के लिए क्या सोचता है। मनुष्य का हित क्या होता है, यही एक कंस्ट्रक्शन गढ़ंत है। आपको समझा दिया जाएगा कि फिदाइन हो जाना ही आपका हित है, जन्नत चल जाना आपका हित है। तो हित एक फ्लूइड टर्म है। जिस तरह इसको एक फिक्स मीनिंग में ले रहे हैं, वैसा फिक्स टर्म नहीं है। हित बड़ा एक फ्लूइड टर्म है। इसलिए हित का एक फिक्स अगर जाना है तो आपको मेटेरियल कंडीशन में जाना जाता है, बेरोजगारी वगैरह की बात जहां पर थोड़ा स्पष्ट है। लेकिन जैसे ही मनोवैज्ञानिक वगैरह की बात करते हैं, तो और जैसे ही ये बहुत त्यागी के रूप में देखते हैं गांधी वगैरह को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दो हित होते हैं कि इंडिविजुअल हित होता है, और एक पीटरसन करके कनाडा का दक्षिण पंथी, उसने बहुत इस पे लिखा है, चिंतक है, कि वो लिखता है कि क्यों आखिर, इस पे उसने खोज किया है, पीएचडी रिसर्च किया है, कि एक मनुष्य अपना इंडिविजुअल जो हित है, बाल बच्चे और इसका पति या बीवी का, उसको छोड़ के वो समुदाय से कैसे अपने आप को जोड़ लेता है, ये आइडेंटिटी का निर्माण कैसे होता है। तो वो उसी को त्यागी समझ लेना अच्छी बात नहीं है। ये एक नहीं है। ये अमर्त्य सेन के गांधी के बारे में जो टीयर जर्किंग व्यू है, इमोशनल, ये खुद रेशनलिटी की बात करते हैं, तो फीलिंग और ये सब इनको नहीं लाना चाहिए। इनको अपने ही मूल्यों का, ये बोलते हैं कि युद्ध से और ये सब से निपटने का है कि आदमी तार्किक रूप से सोचे। ये जो आइडेंटिटी, फीलिंग वगैरह, जज्बात की एक यूनिक मेरा पहचान है, उसके लिए लड़ते हुए जो युद्ध आदमी करने लगता है, तो इनको भी चाहिए कि ये फीलिंग। अब देखिए,
ये बात करते हैं, दूसरे को ये सीख उपदेश दे रहे हैं कि भाई तुम रेशनल बीइंग बनो, ठीक है, तर्क से आर्गुमेंटेटिव बनो, लेकिन खुद कितने गलदस्रु श्रद्धा से भरे हुए हैं, टीयर जर्किंग, जो ऐसे श्रद्धा। गांधी के लिए इनका रेशनल थिंकिंग है? गांधी का ये रेशनली सोच पा रहे? नहीं, पूरा इमोशनल गदगद भाव से मदर टेरेसा। तो ये तो गलत है ना, मैं इस बात की तनकीद कर रहा हूँ कि ये जो गदगद भाव गलत है एक रेशनल आदमी के लिए, वो भी अमर सेन जैसा है। तो सिर्फ आर्गुमेंटेटिव का उपदेश क्या खाली पसमानदा के लिए, खाली अफ्रीकन के लिए? खुद भी आप उसको फॉलो कीजिए। ये मेरा कहना है कि डोंट बी हिपोक्राइट, फॉलो व्हाट यू आर प्रीचिंग अदर्स। ये मेरा वो कहना जी था, जी किसी ठीक व्यक्ति समझ गया विशेष सर। से मेरा ये नहीं। जी जी ठीक ठीक। और एक एक ये सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल था कि वर्गीकरण तो बहुत कई चीजों का हो सकता है ना, कि 8 नंबर के जूते हम्म, पहनने वाले एक वर्ग में आगे, जैसे आप हम्म, बताते थे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे वर्गीकरण पहचान क्यों नहीं बन पाती है? जी जी ये हम देखते हैं ना, बहुत से वर्गीकरण की सारे 6 फुट वाले एक वर्ग बन गए, 5 फुट वाले एक वर्ग बन गए। तो ऐसा क्यों होता है कि सारा वर्ग जो है पहचान नहीं बन पाती? तो ये इसका संबंध है इंटरेस्ट से, हितों से। ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, ये निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो चीज अस्मिता बन पाए कितनी। तो दो तरह की जो वर्गीकरण ही अस्मिताएं बन पाती हैं। एक वो वर्गीकरण जो इल्यूजन है, ये इमेजिनरी है, और वो आपको मतलब आप पर शासन करने के लिए जो क्रिएट किए जाते हैं। जैसे ब्लैक का, तो ब्लैक का एक कैटेगरी बना दिया ताकि उसको एक्सक्लूड कर सके, उससे घृणा किया जा सकता है, व्हाइट लोग उससे घृणा करें, उनको हीन भावना में डेमोरलाइज कर दें कि वो गुलाम बनना खुद स्वीकार कर लें कि हम नीच हैं, खुद ही को आदमी नीच मानने लगे। तो वो एक शासक वर्ग के हित में आइडेंटिटी, आइडियोलॉजिकल अपरेटस है जो उस आइडेंटिटी को जन्म लेता है। जो स्टेट का, जो रूलिंग क्लास का आइडियोलॉजिकल अपरेटस है, जो बेचारी का औजार है, उसको जन्म देता है। और एक दूसरी आइडेंटिटी होती है जो प्रतिरोध करते हुए, उस आइडेंटिटी के खिलाफ लड़ते हुए, जैसे पसमानदा आंदोलन है। तो प्रतिरोध द्वारा तो दो है, एक रूलिंग क्लास जो है, पावर है, उसके द्वारा आइडेंटिटी जन्म, और इसके अलावा जो तीसरे टाइप का, वो कभी आइडेंटिटी नहीं बन पाता, भले ही जैसे 6 फुट का आदमी है। तो 6 फुट का आदमी का आर्थिक हित एक नहीं है इसके सिवा कि उसका सबका लंबा गंजी आएगा। तो ये इतना बड़ा आर्थिक हित नहीं है, इतना पोटेंशियलिटी इसमें नहीं है कि कुर्ते उनके एक आएंगे और वो कुर्ते अलग अलग किस्म के फैक्ट्री में आराम से बन जाते हैं कोई के, तो उसका कोई आइडेंटिटी। लेकिन जिनके एक पॉलिटिकल हित बन जाए, जैसे हमारे पसमानदा का एक पॉलिटिकल हित है कि हम सारे लोग राजनीति में अच्छे जो पावरफुल पोजीशन से वंचित हैं, नौकरियों से वंचित हैं, और समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए, मनोवैज्ञानिक हानि भी है, ये सब छोड़ दीजिए, तो आपको नीचा समझा जाता है, गाली दिया जाता है, इससे भी आज दुख होता है। दुख सिर्फ भौतिक दुख नहीं होता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, जो 3 दुख कहा जाता है, तीनों दुख है, जिसको जहनी, जिस्मानी, रूहानी, ये तीनों दुख से मुब्तला है पसमानदा। तो ये दुख और ये हित जब तक उसके अंडरलाइन में नहीं होगा, तो वो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, कितना कैटेगराइज। तो सिर्फ कैटेगराइजेशन या ये, तो यही तो एक पेंच है कि अमरसन ये अच्छी बात करते हैं, और इसको खुद पे ही उनको लागू करना चाहिए कि इनको इतनी सारी मल्टीपल जो आइडेंटिटी दिखाई देती है, तो उसमें बाकी आइडेंटिटी झूठी है, सिर्फ कैटेगराइजेशन है, आर्टिफिशियल। असली आइडेंटिटी वही है जो एक हित को रिप्रेजेंट करे, कि कहीं वो मटेरियल, इकोनॉमिक, कल्चरल हमारा जो इंटरेस्ट है एक है कि नहीं मनुष्य के रूप में, जो ऑथेंटिक है, तभी वो आइडेंटिटी उसको बोलना चाहिए और उसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो पाता है। और अभी हम लोग को मजबूरी है कि आइडेंटिटी के टर्म में तो मैं बात करने के ही खिलाफ हूँ, लेकिन चूंकि शासक वर्ग ही सारा विमर्श तय करता है, डिस्कोर्स, अमरसेन की किताब बची, तो उसी को तोड़ते हुए फिर आप अपना विमर्श जन्म दे पाएंगे। तो इस पर डिस्कशन तो जरूरी है, लेकिन ये चीज ऑथेंटिक आइडेंटिटी और एक कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी में दो टर्म बोलता हूँ, इस पे फर्क करने का जरूरत है कि ये दोनों में क्या फर्क है। जी अच्छा, एक इसी को जोड़ लेते हैं इसमें, कि एक व्यक्तिगत पहचान होती है, एक सामुदायिक पहचान होती है। तो व्यक्तिगत पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि सामुदायिक पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? जैसे कि मैं अगर ये व्यक्तिगत, हाँ जी 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 बोल। ये इस पे मौकूफ है, इस पे निर्भर है कि हम किस सोसाइटी में लड़ रहे हैं। ये इंडिविजुअल का जन्म बुर्जुआ सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक क्रांति के बाद जन्म हुआ। ये इंडिविजुअल का कंसेप्ट ही नहीं था पहले, तो ये सवाल ही जन्म नहीं लेता जो आप पूछ रहे हैं, अगर आप प्री इंडस्ट्रियल, पूर्व औद्योगिक काल में जी रहे होते। ये इंडिविजुअल की, व्यक्ति की एक अस्मिता होती है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसकी लिबर्टी है,
उसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सारे मूल्य, ये जो वैल्यूज हैं जो इंडिविजुअल को बड़ा डिग्निटी और इम्पोर्टेंस देते हैं, ये आप स्पष्ट रूप से देखिएगा यूरोप के रेनेसां का नतीजा है। और इसी फसल, तो इसलिए अगर सोसाइटी बुर्जुआ सोसाइटी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के रूप में डेवलप हो चुकी है कोई सोसाइटी, तो वहां तो इंडिविजुअल एंड रैंड जैसे लोग हैं जो फाउंटेन हेड लिखते हैं, जो इंडिविजुअल को बोलते हैं कि निजी स्वार्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा क्रिश्चियन होना अफ्रीकन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, निजी है। तो फियर्सली इंडिविजुअल सोसाइटी आप पाएंगे जहां डेवलप्ड कैपिटलिस्ट समाज है। लेकिन जिस समाज, भारतीय समाज में हम लोग रह रहे हैं, जो कास्ट सोसाइटी है, वहां तो इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्टेंस का जन्म ही तब होगा जब एक कास्ट सिस्टम टूटे। तो अभी तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपका इंडिविजुअल पूरा आइडेंटिटी बिलोंग टू योर कम्युनिटी, पूरा आपकी अस्मिता कम्युनिटी द्वारा दी हुई, उसी से आप पसमानदा होने से मुक्ति नहीं हो सकते हैं। इनविटेबल टाइप के, आपकी इच्छा तक पे निर्भर नहीं है। आप न भी माने कि हम पसमानदा नहीं, तो दुनिया मानती है, आप क्या कर लेंगे, वो आपको इसी तरह ट्रीट करते। और दुनिया से तो आप आजाद नहीं है। तो भारत के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में बहुत टू सम एक्सटेंट, हालांकि अमेरिका भी पूरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी वहां मानेंगे कि एक इंडिविजुअल की अस्मिता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन भारत के संदर्भ में मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पूरी तरह कास्ट सोसाइटी है और आपकी एकमात्र आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कास्ट है। और इसलिए बहुत सारा का इंटरसेक्शन के रूप में मैं नहीं देखता। जैसा अमरसेन बहुत जगह से ड्रॉ करते अपनी आइडिया, तो किम्बरले जो है उसकी भी आइडिया इनके अंदर मौजूद है। ये रिसेंट किताब है। तो ये किताब इशूज ऑफ प्रेजेंट सीरीज में लिखी गई है। ये भी जान ले कि आज के क्या मुद्दे हैं, तो उस पर एक सीरीज निकाला उस पब्लिशर ने, तो उसी सीरीज में ये भी एक किताब है। तो इसको आज का मुद्दा बना के ये किताब लिखते हैं। इसको जान ले तो किताब समझने में आसानी होगी। तो ये किताब जो है, ये इस मुद्दे को, आइडेंटिटी के मुद्दे को इस पर्सपेक्टिव में देखता है कि एक इल्यूजरी है जिसे अफ्रीकन लोग लड़ गए, और जिस पर्सपेक्टिव में पसमानदा देखता है वो है, एब्सेंट है इस किताब में, वो नहीं है। इसलिए आपका जो मैं सवाल, बता रहा था ना कि ये दरअसल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बाद लिखी गई उनकी किताब है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये दरअसल उसी को काउंटर कर रहे हैं कि जो वो पहचान की हाँ। का क्लैश दिखा रहे, सभ्यताओं का क्लैश दिखा रहे, तो ये बता रहे हम्म कि नहीं, कोई एक पहचान, कोई एक गहरी पहचान होती नहीं है। और कैसे हम्म वो उन्हीं पर, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं को तंकीद कर रहे हैं कि तुम जो है इस तरह दो पहचान बना के जो है क्लैश करवाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ वास्तव में होता नहीं है। मेरा अपना अपना रीडिंग इसकी यही है कि ये इसी तरीके से इसको देख रहे हैं अमर सिंह। लेकिन फिर भी मतलब ये एक चीज भूल जाते हैं कि इन पहचानों में एक हायरार्की है। सारे बिल्कुल। पहचान का महत्व एक समान नहीं है, बल्कि हायरार्की भी नहीं है, इंस्क्रिप्शन है कि एक पहचान दूसरे पहचान के भीतर है। जैसे कोई पसमानदा मुस्लिम औरत है, तो उसका औरत होना उसके पसमानदा होने के भीतर ही इंस्क्राइब्ड है, उसी के भीतर है, वो उसके बाहर नहीं है। तो एक अस्मिता दूसरी अस्मिता की उप अस्मिता है, सबसेट है। ये देखने से रह जाते हैं। इसलिए आदमी जब एक्ट करता है, जो एजेंसी है, जो करता लड़ता है, जो नागरिक, तो वो जो इतनी सारी अस्मिता दिख रही थी वो सब झड़ जाती है, और कोई एक अस्मिता जिससे उसका पूरा जिंदगी निर्धारित हो रहा है, ज्यादा डिटरमाइन। तो बहुत सारे फैक्टर होने के बावजूद एक फैक्टर, जैसे इतनी रानियां हुआ करती थी हरम में, लेकिन एक पटरानी होती थी। तो उसी तरह इसमें एक जो आइडेंटिटी, आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी, आप टीचर हैं तो टीचर समुदाय के हैं, फिर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्लीहाइट है, आपका रीजनल आइडेंटिटी है। लेकिन इसके बावजूद आप काहे नहीं दिल्ली का पॉलिटिक्स करते हैं, काहे नहीं आप टीचर वाले एसोसिएशन का, आप पसमानदा से, आपको भी मालूम है कि पसमानदा हमारी ओवर आर्चिंग एक, वो सारी अस्मिताएं उसके भीतर है, इंस्क्राइब्ड है, समाई जिसको इंस्क्रिप्शन हम बोलते हैं, समाई हुई है। इन लोग का टेम्पोरल व्यू है, हिस्टोरिकली सोचते हैं मार्क्सिस्ट होने के कारण, ये नहीं, स्टेज को ये क्या महत्व नहीं कहते देते हैं, क्रिश्चियन को। ये क्या कहते हैं कि आपकी मनुष्य की पहचान ही सारी पहचानों को समाई हुई है, तो इसलिए इंसान को मनुष्य की पहचान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये इनका कोर आर्गुमेंट है किताब का। कोर आर्गुमेंट बिल्कुल। यही है कि मनुष्य की पहचान में ही सारी समान, यही तो हम, यही तो बात आ रही है कि अगर हम ऐसे कर लेंगे तो वही कार्ल मार्क्स वाली बात की, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के इंसानों एक हो जाओ वाली बात नहीं की कार्ल मार्क्स ने। तो इस उनको सेंस पता में था। देखिए कि ये हाँ। अपने आप को मार्क्सिस्ट बोलते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट नहीं है। नहीं तो अगर मार्क्सिस्ट होते तो ये मानववाद एक बुर्जुआ थिंकिंग है। कार्ल मार्क्स ने ह्यूमनिज्म की सख्त कटु आलोचना की।
वो बहुत तनकीद सख्त की, उससे भी सख्त जितना मैं गांधी का कर रहा था, उससे भी ज्यादा सख्त तरीन। कार्ल मार्क्स बहुत कटु आदमी है, तो उसकी कटुता देखेंगे तो हम बहुत उदार आदमी लगेंगे आपको, कभी पढ़िए उसको। तो वो बहुत सख्त तनकीद। और ये मिशेल फूको से लेके सब बोलते हैं। टीएस एलियट तो ये मानववाद के इतना खिलाफ है कि उसको बोलता है बीच इन हिट, मतलब कुतिया तक बोल देता है मानववाद को, ये जो अमरसेन का मानववाद है। तो अच्छा, क्यों बोल मैं देता मैं है? मैं 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 मैं, ये मैं यहाँ पे जोड़ दूं, आप कई सवाल है। मानववाद जो ये आज के वक्त में आप देखिए, बहुत से लोग लिखते हैं अपने स्टेटस में, लिखते हैं कि मैं कोई धर्म को नहीं, मतलब मानववाद ही मेरा धर्म है, या मानव ही मेरा धर्म है, ह्यूमैनिटी ही मेरा धर्म है। तो ये तो हम्म। देखते हुए तो बहुत अच्छी सी बात है ना, कि हमने ईश्वर को केंद्र से निकाल दिया, अब मानव केंद्र में आ गया है। अब सारी जो जितनी भी जो धारणाएं बन रही है, मानव को केंद्र में रख के बन रही है। तो ऐसा देखते हुए तो बहुत अच्छी चीज लग रही है, तो उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है, बताइए आगे भाई। हाँ, दिक्कत ये है कि ये सब फालतू की बातें होती हैं, आइडियोलॉजिकल बातें, जिसको कहा जाता है, मैं कहता हूँ कि आइडियोलॉजी इज इन्वर्टेड इन मीनिंग। ये अपने मीनिंग से जस्ट उलट है। जो मानववाद का बात होता है, वो सबसे बड़ा जातिवादी होता है, क्योंकि उस संघर्ष को वो ढकना चाहता है, जो जातीय संघर्ष है, जो एक जरूरी ऑपरेशन होगा तो जात के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर संघर्ष होगा, जरूरी है। ये हिंसा के विरोध में बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि हिंसा की पवित्रता को नई ऊंचाई दो, हिंसक होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हिंसा भी अरे दो तरह की है। अरे अरे भाई, अहिंसा की ऐसे ऐसे बोलेंगे दिक्कत नहीं हो जाएगी? बाकी भाई, ये मतलब इसको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, हिंसा की पवित्रता, वो हिंसा को पवित्र बना दिया आपने, कैसे बाकी भाई? ये सारी हिंसा को एक ही तराजू पे तोल देते हैं, जैसे सारे मनुष्यों को पूंजीपति, देखिए इससे क्या फायदा होता है। जैसे ये जितना प्रदूषण पोल्यूशन की बात लें, ग्रीन पार्टी आजकल बहुत बन गई, बड़ा वोक और बहुत फेमस और बहुत वायरल और प्रचलन में है, पॉपुलर है ग्रीन और पर्यावरण के बारे में बात करना, खासकर एलिट क्लास के जो वोक लोग होते हैं, जो ऊंचे जाति वगैरह के। लेकिन इसमें क्या फायदा होता है कि ये जितना है सब पूंजीपति फैक्ट्री खोल के फैला रहे हैं। मानववाद मानने से क्या होता है, मनुष्य बड़ा खराब है। जो फेरारी या क्या नाम था उसका, हरारी हरारी हवारी थे, हाँ युवाल नोआ हरारी हरारी। तो हाँ, हरारी का नाम हम हमेशा भूल जाते हैं, मुंह से दूसरा कुछ निकलने लग जाता है। तो वो जो हरारी है, वो भी क्या बोलता है, मनुष्य खराब है, मनुष्य ये है, मनुष्य वो है। अरे भैया, मनुष्य को पूंजीपति को बोलो, तो ये ढकने के लिए, ये आइडियोलॉजिकल एक चादर है, ये मानववाद कि ढक दो मानव के नाम पे। ये जो वर्ग क्लास स्ट्रगल है या कास्ट स्ट्रगल है, जो उचित है ऑपरेशन के खिलाफ, उस ऑपरेशन को ढकने के लिए कि मानव हो जाओ। मानव कैसे हो जाए भाई, हम पसमानदा हैं, मानव टानव कुछ नहीं है, सब फालतू की बात है। ये मानव वगैरह करके क्या किया जाता है कि सारे संघर्षों को, डिफरेंसेस को, डिफरेंस तो है, इससे अच्छा तो कुरान है जो बोलता है कि मैंने तमाम अल्लाह की कौमें पैदा की तुम्हें डिस्टिंग्विश किया जा सके, लेकिन इसलिए नहीं कि गैर बराबरी किया जा सके। तो वो व्यू फिर भी कुरान का जो व्यू है इनसे ज्यादा विकसित है, हालांकि कुरान से भी विकसित व्यू हो सकता है। तो उसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात करते हैं मानववाद की सब कुछ, जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने बोला कि मैं मनुष्य हूं, तो मैंने एक सवाल पूछ दिया कि आप मनुष्य हैं, कुर्मी हैं, तो कुर्मी से शादी क्यों किए? शादी कुर्मी से कीजिएगा, पूरा आप कुर्मी का नेता समझे जाइएगा, लेकिन अचानक आप इंसान हो जाते हैं। फालतू की बात है, हमको इसलिए लगती है। आप इंसान के नेता होकर दिखाइए, वो संभव नहीं है। जो असंभव बात करे, ये हो सकता है आदर्श की सब इंसान हो जाए, डिफरेंस मिट जाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी जो पसमानदा जातियों में बता हुआ है, जो हकीकत तो यही है, तो आप हो ही नहीं सकते हैं। तो जो संभव नहीं उसकी बात करना बहुत बरगलाना है किसी को, वो संभव ही नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जब ये आप बोल सकते हैं कि यूटोपिया उद्देश्य है कि अभी इंसान नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान मिट के और सारा लोग इंसान बन जाए, ये मेरा उद्देश्य है भविष्य में। तो ये चाहते हैं कि इंड ऑफ रिलीजन हो जाए, सारे ये मर जाए, इसकी बात करो ना स्पष्ट। लेकिन वो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि रिलीजन के खिलाफ लिखने में ये डरते हैं। बात बोलो कि सब रिलीजन खत्म हो, जैसे बाबा अंबेडकर बहुत साहस से बोलते हैं कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कि कास्ट खत्म कर दो। वो ज्यादा मनुष्य मनुष्य नहीं बोलते हैं, वो सही बात बोलते हैं कि सब मनुष्य हो जाएं। ऐसे हवाई बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम बोलते हैं इनहेलेशन ऑफ रिलीजन, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो वो बोले बगैर जो मानव मानव को एक करना चाहता है, वो बहुत ही पोली बात कर रहा है, खोखली बात कर रहा है मेरे अनुसार। अच्छा, पहले तुम जी। मैं यहाँ पे मैं जोड़ दूं मानववाद में, जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि पसमानदा में बहुत सी जातियां हैं, ठीक है, फिर एक मुस्लिम पहचान है। इसका भी एक टसल हम देखते हैं ना, कि पसमानदा, जैसे अभी हम्म, आजकल आरोप लगने लगते हैं हम लोग के ऊपर कि ये लोग जो है नास्तिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, या इस तरीके की बात।
हालांकि नास्तिकता को कोई बढ़ावा देने की बात नहीं है, हम नहीं बात नहीं नहीं। ये होती है कि कहाँ से हम अपनी पहचान को ड्राइव करें। जैसे अभी मैं ये कहूँ कि हम्म, पसमानदा मेरी पहचान है और पसमानदा के अंदर ही मुस्लिम शामिल है, ठीक है, मुस्लिम पहचान मेरी इस पसमानदा पहचान में शामिल है, तो इस पे ये होगा कि जी नहीं जी तुम पहले मुसलमान हो कि पहले पसमानदा हो, इसको कैसे फिर इसको देखा जाए फाकिर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको मैं स्पष्ट रूप से मालकम एक्स का एक बात करूंगा। जो मालकम एक्स, वो भी मुसलमान हो गए थे, ब्लैक अश्वेत लोगों के लीडर थे। तो उन्होंने एक बोला कि ये मेरा पर्सनल मामला है, और जब मैं ब्लैक आंदोलन में जाता हूँ तो अपने रिलीजन को घर पे छोड़ाता हूँ। तो ये हमारा रिलीजन, हमारे घर पे, हमारा कुरान में इतना, हमारे अलमारी में इतनी जगह है जहाँ कुरान रखा जा सके, हमारी अस्मिता रखी जा सके, हमारे घर में इतनी जगह है। तो ये हम लोग घर पे छोड़ के आते हैं, हमारा पर्सनल मामला है। और हम लोग भी उतने ही मुसलमान हैं जितने तुम हो। लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है, जो लड़ाई है, जिसके चलते हम सताए जा रहे हैं, जो हमारे जिंदगी तमाम सवालात जिससे जुड़े हुए हैं, जिसका निस्बत हमारे एकदम पूरे होने और न होने है, बी और टू नॉट बी से, वो पसमानदा से। तो इसलिए पसमानदा ही मेरी मेन, आपका जिंदगी, इसका बहुत एक इजी फुरकान, एक कसौटी, एक क्राइटेरिया में देता हूँ। वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी जिंदगी मुतासिर सबसे ज्यादा किस चीज से हो रही है, मुसलमान होने से हो रही है या पसमानदा होने से हो रही है। तो मैं बताता हूँ कि मुसलमान होने से भी इसलिए हो पा रही है कि पसमानदा आप हैं, तभी मुसलमान होना भी काम आता है। जैसे आप मुसलमान के रूप में तभी माने जाएंगे जब गरीब मुसलमान, जब पसमानदा मुसलमान हो, तो वो उसके अंदर पंचर वाला। इंस्क्राइब्ड है कि वो पर, हाँ, पंचर। जैसे कि एक औरत भी है, तो औरत होने के रूप में उसको सताया जाता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन औरत के रूप में उसको सताए जाने के लिए जरूरी है कि पसमानदा की औरत हो। ये तो किसी की मजाल नहीं है कि खेत में कोई असराफ औरत के साथ छेड़छाड़ कर दे, और वो लोग खेत में जाएगी ही नहीं काम करने, तो हमारी औरत जाएगी। तो उसका देखिएगा कि एक काम करे उसके लिए दूसरा बड़ा जरूरी होता है। जैसे एक कार का मैं एग्जांपल दूंगा कि एक कार में अगर पेट्रोल भरेंगे, ठीक है, तो कार चलेगी। और पंचर भी हो जाए उसका टायर, तो कार नहीं चलेगी। तो अगर उसका पंचर होना तभी मायने रखता है जब कार में पेट्रोल हो। कार में पेट्रोल नहीं है तो पंचर कर दीजिए चाहे मत कर दीजिए, कोई फर्क ही नहीं है। तो इसी तरह कोई पसमानदा हो अगर आदमी ना हो, तो उसके मुसलमान होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो पसमानदा ना हो। तो उसका मुस्लिम आइडेंटिटी भी कम इनटू एक्शन, वो होता है ना कि जब उसमें पसमानदा डालते हैं तो वो काम करना शुरू करता है। जैसे पेट्रोल में मोबिल डालने से वो सही काम करता है, तो पसमानदा आइडेंटिटी एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, कैटलिस्ट है, जो उसके मुस्लिम आइडेंटिटी को ट्रिगर करती है। वरना मुस्लिम आइडेंटिटी भी उसकी जिंदगी को इतनी प्रभावित नहीं करती। जी। अच्छा, मैं इसमें ये भी जोड़ना था कि इसको मैं जैसे कि इंस्क्रिप्शन बोलता हूँ कि इट इज जी इंस्क्राइब्ड विद इन मुस्लिम आइडेंटिटी इज देयर। मैं उसके होने से इनकार नहीं करता, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, कि मुस्लिम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट इज इंस्क्राइब्ड विद इन पसमानदा आइडेंटिटी। इट इज नॉट अदर वे। ज्यादातर देखा जाता है कि मुस्लिम एक बड़ा आइडेंटिटी, उसमें दो लोग हैं, और उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है पसमानदा होना, कि पहले मुस्लिम है बड़ा सा, और उसमें अशराफ वगैरह सब है, और उसके अंदर एक सबसेट है। मैं उल्टा बोलता हूँ कि पसमानदा का सबसेट ये मुस्लिम होना है। अच्छा, यही यही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि हमारे जी पसमानदा शब्द के अंदर ही मुस्लिम शब्द आ गया है ना, हम उसको जी 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 बिल्कुल। अलग से क्यों बोले? हम बोल रहे हैं नहीं कि तो हम पिछड़े वर्ग बोलते, नहीं तो हाँ, हम लोग बोलते पिछड़े वर्ग करके, हम पिछड़ा पसमानदा शब्द बोलते हैं इसीलिए। या बहुत से हाँ, शब्द जैसे बहुजन बोलते हैं, ये ओबीसी बोलते हैं, वगैरह, हाँ, अब है हाँ, ना, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल तो अपने आप को पसमानदा अगर बोल रहे हैं तो उसके अंदर ही छुपी हुई चीज है ना कि ये मुस्लिम है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इस पे एक चीज और, जैसे कि हम अभी लेटेस्ट फिनोमेना है, जैसे दानिश अंसारी के बनने, दानिश अंसारी का बनना फाकिर में बड़ा मजेदार मजेदार घटना हुई है। एक दिलचस्प हालांकि घटना है, हमारे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कि पसमानदा समाज से है, लेकिन पसमानदा आंदोलन से तो वो है नहीं। फिर भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो बने हैं उसके बाद जो एक रिएक्शन आया है, और गाली गलौज पूरी तरीके से कि ये जो है, मतलब इतना हाँ हाँ हाँ। उनको लग गई ये बात कि ये कैसे, मतलब एक बंदा जो पसमानदा पहचान के साथ आ गया, मतलब मुस्लिम हम्म, पहचान के साथ चुना जाता कोई दिक्कत नहीं है, पसमानदा पहचान के साथ कैसे चुना गया? तो अब यहाँ पे मैं क्या जोड़ रहा था कि फिर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पहचान की जब राजनीति चलती है तो जो हमारे विरोधी दल है, मतलब जो अशराफ बोला जाए, तो वो भी अपनी राजनीति करते हैं ना, वो भी एक ग्रुप बना लेते हैं, हम्म, ठीक है, और वो भी बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं, वो भी उसी तरीके से टारगेट करने लगे, जिसमें बोला कि अंसारीवाद का आरोप लगा के कमजोर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो अब इसी को बोला जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीता वहां पे तो वो भी ब्लैक पहचान के खिलाफ जाके जीता, व्हाइट पहचान बिल्कुल वाले, बिल्कुल। ये ठीक है ना। तो
तो फिर तो बिल्कुल ये हमारे जो शोषक और शोषित दोनों ही पहचान की राजनीति करेंगे फिर। तो बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल। कहना चाह रहा हूँ कि फिर वो भी तो उसी पहचान की राजनीति के हिस्सा रहेंगे, फिर वो हाँ उसी हिसाब से बिल्कुल खेलेंगे बिल्कुल वो भी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। अच्छा, एक एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या विरोधी पहचानों में सामंजस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल, आपने वो बता दिया, हाँ मल्टीपल बिल्कुल, आइडेंटिटी पढ़ा की पढ़ा पढ़ा। प्रॉब्लम बता दी। लेकिन हाँ लेकिन ये भी है कि दो विरोधी पहचान है, हम एक व्यक्ति की दो विरोधी पहचान हो गई, तो उसमें क्या हम्म सामंजस्य हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए एक डॉक्टर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पढ़ता है हम्म। डार्विन को, अब वो मुस्लिम जी डॉक्टर जी। है, अब उसको आदम हम्म। हवा पर भी यकीन रखना है, तो कैसे ये दो दो विरोधी थीरियो कैसे जोड़ेगा वो बंदा। तो ऐसा हो सकता है हम्म। क्या कि मतलब हाँ एक संभव है, एक को, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कैसे, थोड़ा बिल्कुल समझाइए संभव। इसको। हाँ, ये एक सवाल जो पहले आ चुका उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या जी आदमी रेशनल बीइंग है, तो इसका जवाब है हाँ नो। वो रेशनल बीइंग नहीं है, वो दो विरोधी चीजों में एक साथ यकीन रखता है। खासकर तब जब वो गुलाम टाइप का हो, खासकर अच्छा तब जब वो गुलाम टाइप का हो। क्योंकि अब जैसे एक सिमन द बोवा का किताब ही लीजिए, दी सेकंड सेक्स, उसमें वो क्या लिखती है कि औरतें दो विरोधी चीज में बहुत आसानी से विश्वास कर लेती हैं, इनको कोई कंट्राडिक्शन महसूस नहीं होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये समझना कि आदमी बड़ा रेशनल है, सारा तर्क करके फिर जीवन जीता है, वैसा कुछ नहीं है। ये एक भाववादी चिंतन, आइडियलिस्ट थिंकिंग का नतीजा है, जहां पर कॉन्शसनेस को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लिया जाता है। और मेटेरियलिस्ट थिंकिंग क्या बोलता है कि आपके जो विचार हैं आपके जीवन रियलिटी के नतीजा है, आपका मटेरियल कंडीशन से डिराइव्ड है आपके विचार, ना कि विचार से डिराइव है आपका मटेरियल कंडीशन। जी आप उसको जो करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए विचारधारा गढ़ते हैं, ना कि जो आप सोचते हैं उसके अनुसार आप काम करते हैं। तो मैं ये यहाँ ज्यादा मैं यहाँ जोड़ दूं जी बड़ा जी। मजेदार कि हम्म। अ, नस्लवाद कैसे पैदा हुआ, तो उसके ऊपर बताया जाता है, तैमूर रहमान साहब भी बता रहे हैं और मैं पढ़ा भी था जी। कि उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ब्लैक लेबर का शोषण किया जा सके, ठीक है, उनका हम्म। उनका जो है इकोनॉमी में इस्तेमाल किया जा सके, इसको जस्टिफाई करने के लिए पूंजीवाद ने या कि गोरों ने नस्लवादी थ्योरी करी कि व्हाइट मैन सुपीरियर होते हैं और ये इंफीरियर होते हैं। हम्म। तो इसके पीछे जो है उनका वही आर्थिक कारण था, उस आर्थिक हम्म। कारण ने एक सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया है नस्लवाद का। तो ऐसा ही ना फाकिर भाई, जैसे आप बता रहे हाँ, उसी को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर मैं तैमूर रहमान से सहमत हूँ, सही बोलते हैं कि हाँ बार बार जो कार्ल मार्क्स एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन की बात करता है, तो उससे आगे जाने की जरूरत है कि उसके एनालिसिस में ये भी जोड़ने की जरूरत है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसको बाद के लेट मार्क्सिस्ट लोग जैसे लुई अल्थूसे वगैरह ने इसको ढूंढने की कोशिश की कि एक मैकेनिज्म होगा ना, कोई चीज हम सताते हैं तो कोई एक टूल होगा, उसका औजार होगा। आप माइनिंग करते हैं तो ड्रैग लाइन, डंपर, डोजर, सीयरर औजार यूज करते हैं कि नहीं। तो आइडियोलॉजिकल अपरेटस भी होता है सत्ता वर्ग का, जिसके द्वारा उसको वो अचीव करता है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल बेचारी का औजार है ये नस्लवाद वगैरह, जिसको वो डेवलप करता है। और इसके द्वारा वो, तो ये शोषण से अलग है, तो ये उन्हीं का बात कंट्राडिक्ट कर जाता है, किसको बड़ा वो इजलरी मान रहे थे, अब खुद देखिए विरोधी बात कर रहे हैं। इसलिए अब विरोधी बात जी भी ले रहे हैं। तैमूर रहमान को भी सोचना चाहिए था कि ये लॉजिकल नहीं है, तब आप क्यों बोल रहे हैं कि उसे एकता भंग हो जा रहा है। एकता वगैरह एक घिसा पीटा तर्क है। जब अम्बेडकर ने भी जाति की बात की तो गांधी और ये लोग को एकता भंग हो जा रहा था, बहुत पुराना घिसा पीटा, ये एकता का ये तर्क में कोई हाँ जान नहीं है। और इसमें अंग्रेजों के मेन बात खिलाफ यही हमारी है। एकता भंग हो जाएगी, हाँ, यही तो बोल रहे थे ना, इसीलिए अंग्रेजों के ये, खिलाफ एकता हाँ, भंग। एक भंग हुई। तो ये सब फालतू की बातें हैं। मेरा कहना है कि जाति के खिलाफ मेरी एकता भंग हो जा रही है साम्राज्यवाद से, ऐसा बोला जाता है। सबका अपना अपना हित है ना। तो मेरा ये कहना है कि यही गलत दृष्टिकोण है ये, कि ब्लैक शोषण और क्लास स्ट्रगल को अलग अलग देखना। मैं बोलना चाहूंगा कि क्लास स्ट्रगल इज रेस स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल ही इस रूपों में प्रकट होती है, उसी का इंटीग्रल रूप है। जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप किसी से बोलिए, कबीर साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है जिसमें वो बोलते हैं कि है किसी का मजाल जो पानी के अंदर से पानीपन ले आए। जैसे आम से आम का इसेंस निकाल लेते हैं ना, तो पानी से कोई, पानी और पानीपन एक दूसरे से है पानी के अंदर, उसके मटेरियल बीइंग में ही उसका जो जिसको आइडियल प्लेटो बोलता है, तो जी वो जी आइडियल बीइंग छुपा हुआ है। दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। हम बोले कि अलग से सार पानीपन ला दो,
हाँ, तो सार को अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये इसेंशियलिज्म, इसीलिए गायत्री देवी स्पिवाक इसको स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म बोलते हैं। वो भी अपर कास्ट ब्राह्मण होने के कारण नहीं समझ पा रही है, तो वो भी एक टर्म है। गढ़ती है स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म, क्योंकि इसेंशियलिज्म भी खराब चीज है, आइडेंटिटी का उससे निर्माण हो रहा है, तो फिर बीच का रास्ता निकालते कि नहीं, इसेंशियलिज्म है, एकता भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग दलित का बात कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक। तो ये सब बनाने का है, असल बात ये है कि दोनों दो डायलेक्टिकल यूनिटी है, वो क्लास स्ट्रगल भी किसी फॉर्म में ही प्रकट होगा ना। इसीलिए अभी हाल में मैं बात बताऊंगा कि जो कश्मीर और केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1982 में, तो वो विद्रोह का कारण था मेनली कि जो काश्तकार थे उस पर अत्याचार करते थे जमींदार, लेकिन संजोगवश जमींदार सारे ब्राह्मण थे और हाँ, जितने और ये काश्तकार मुसलमान थे थे, मुस्लिम थे, तो जो लड़ाई हिंदू हुई तो मुस्लिम इसको हो गया था। रिलीजियस कलर दे देना बहुत आसान हो गया। तो ये सब घुला मिला होता है और ये जानबूझ के किया जाता है, और इसका एक मैकेनिज्म है जिसको बार बार बोलता हूँ कि किसी से लड़ने के लिए आप उसी के जैसे हैं तो लड़ नहीं सकते, मनोवैज्ञानिक एक टूल डेवलप करना पड़ता है, तो उसमें डिफरेंट होना पड़ता है। आखिर ब्लैक लोग इस्लाम क्यों हो गए? क्रिश्चियन होने में ज्यादा भलाई था कि क्रिश्चियन है तो शासक वर्ग के हैं, तो कम से कम कम अत्याचार होगा, मतलब साइकोलॉजिकल अत्याचार नहीं होगा। वो भी मना रहा है क्रिसमस, आप भी क्रिसमस मना रहे हैं, तो छुट्टी हो रहा है तो छुट्टी आपको मिल एक जाएगी। एक और मुस्लिम होने में डर है कि हो सकता है छुट्टी ना मिले, आप रोजा रखें, रोजा रखने की सुविधा ना मिले, तो इतना रिस्क उठा के भी ब्लैक क्यों इस्लाम हो जा रहा है? तो डिफरेंट होने के लिए, डिफरेंट होके ही आप लड़ पाएंगे। इसीलिए देखिएगा कि अत्याचार तो बिहार में भी मजदूरों का है, लेकिन ये सब सेपरेटिस्ट आंदोलन कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों होते हैं जहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम है? ये बीइंग डिफरेंट का जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग रिलीजन, ये वो रोजा रखने से जोड़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसेंशियल थिंग है कि डिफरेंट डिफरेंट होने के बाद आप नफरत उससे कर पाते हैं, पर्याप्त नफरत और हिंसा भी कर पाते हैं अपने अप्रेसर के खिलाफ। लेकिन आप भी क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है, तो क्रिसमस के दिन गले लगना पड़ जाता है, नफरत हवा हो जाती है, नफरत को वो सौंख लेता है। तो कई पहलू है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ सवाल खड़े कर रहा हूँ। ठीक एक सर, इरिक हॉफमैन है। आपके जी जी। आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी पर बात भी होती है ना कि हमारे अशराफ साथी हैं, ईद पर हम भी उनके गले मिल लेते हैं, तो हमारी भी वैसी नफरत है, तभी हम लोग बोलते हैं गिलेशिप कि में भाई खत्म हो गए। कि हम लोग अशराफवाद के खिलाफ, भाई तुम अशराफ के खिलाफ नहीं है। जैसे हमारे जो पसमानदा साथी है वो ये बोलते हैं कि हम में और दलित साथियों में एक अंतर, अभी तक अंतर ये है कि हम ये कहते हैं कि हम सारे अशराफों के खिलाफ नहीं है, हम उसकी विचारधारा के खिलाफ, सैयदवाद के खिलाफ है। कि और वही हो इस गया वजह कि हम पानी नहीं पीते हैं, पानीपन पीते हैं, वाटर नहीं, वाटर ने कि सही है। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं मेरे अनुसार, आ, ये सब तो फालतू की लेकिन बातें हैं। वो अभी वो स्टेज है ना, हमारा भी अपना पसमानदा का स्टेज है, चल रहा है, वो हाँ आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, आखिरी के दो सवाल मैं पहले यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि हमने इसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली पूरा बात हमने जी जी मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि हम इस पर बहुत बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो जी जो जी। है हरारी हरारी की जो वीडियो थी उनकी किताब पे, उस पे हमने पूरा अच्छा खासा 15-20 मिनट बात की थी, इसलिए इसलिए हम्म, निकाल दिया इस किताब से जो ये बिल्कुल चैप्टर था वो बिल्कुल निकाल दिया गया, ठीक है। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। एक कंसेप्ट जो था वो उसको समझाना जरूरी था कि कोलोनियल माइंड क्या होता है, बोलते हैं ना औपनिवेशिक हम्म माइंड, हम्म ये क्या होता है हम्म और ये किस तरीके से प्रभाव डालता है, ये थोड़ा समझाने वाला पोर्शन है, थोड़ा इसको समझा दीजिए। और उसके बाद एक बिल्कुल आखिरी बिल्कुल। क्वेश्चन किया जाएगा कि शोषितों की हिंसा और शोषकों की हिंसा में क्या अंतर है, क्योंकि आपकी हिंसा अब के बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो टाइप है, वो दो टाइप है। हाँ, तो उसी उसी पर खत्म कर देंगे। पहले आप कोलोनियल माइंड का हम्म, थोड़ा समझाते हैं और कैसे वो प्रभाव डालते हैं। मैं वो सोलो कर रहा हूँ। हाँ जी। जी। तो एक एक सेंटेंस बोले बगैर रहा नहीं जाता है, मैं बता दूं कि शोषकों की हिंसा जितनी ही अपवित्र है, नापाक है, उतनी ही पाकीजा और पवित्र है शोषितों की हिंसा, उत्पीड़ितों की हिंसा। और जो आपने एक और सवाल किया कोलोनियल माइंड, उसके कोलोनियल बारे, माइंड। हाँ कॉलोनियल माइंड, वो भी एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है शासक वर्ग की, कि उन्होंने पूरे भारतीय को एक कर दिया है, ताकि मतलब भारत के संदर्भ में मैं बात करूंगा, अफ्रीका वगैरह के संदर्भ में नहीं। तो भारत के संदर्भ में रंजीत कुहा, जो भी कॉलोनियल डिस्कोर्स इसको कहा जाता है, और कॉलोनियल डिस्कोर्स बोलते हैं जो उपनिवेशक लोग थे, ब्रिटिशर्स लोग थे, जिसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, उन लोगों की एक विचारधारा डिस्कोर्स। वो डिस्कोर्स ये था कि भारत के लोग बड़े
शासन के काबिल नहीं है, मूर्ख हैं, सपेरे हैं, जादू टोना जानते हैं, तो इन पर इनको सभ्य बनाने का व्हाइट मैन बर्डन जिसको कहा जाता है, और ब्रिटिश के ऊपर है कि बहुत जिस चीज को आप आरोप लगाते हैं कि ब्रिटिश आया शोषण किया, उसको वो बेचारे भार मजबूरी बोलते हैं कि हाय हाय ये क्या हमारे साथ हो गया कि इन मूर्ख लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी आप पाई, बर्डन और बोझ मानते हैं। तो उसी पे कहा गया कि आसान न करते तो आसान होता, कि तुम मत बनाओ भाई सब, हम सभ्य अच्छे हैं। लेकिन इसमें एक और नुक्ता है, बारीक नुक्ता ये है कि ऐसा कह के सारे भारतीय एक हो जाते हैं। तो वो इनका कहना है कि ये जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है वो कॉलोनियल माइंड डेवलप करता है। वो ये जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल अपरेटस है, वो एक कॉलोनियल माइंड का मतलब है कि जो कोलोनाइज्ड पीपुल हैं या जो कोलोनाइजर भी है उसका एक माइंड सेट है जो उसको उचित ठहराता है कोलोनाइजेशन को, औपनिवेशिक एक्सप्लॉयटेशन को। तो कॉलोनियल माइंड इसको सपोर्ट करता है, जिसको लुई अल्थुसे बोलता है कि आइडियोलॉजी इंटरप्लेट्स अ पर्सन टू प्रोड्यूस ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, कि मैं एक अस्मिता के रूप में, अस्मिता पहले से प्री गिवन नहीं है, अस्मिता और शासक वर्ग द्वारा एक आइडियोलॉजिकल अपरेटस होता है। आइडियोलॉजिकल अपरेटस का पार्ट कौन कौन है? स्कूल है सबसे पहले, स्कूल में आपके माइंड को ट्रेन किया जाता है कॉलोनियल माइंड बनने के लिए, फिर बाकी चीजों में। तो वहां देखिएगा कि बहुत शिक्षा का प्रचार करता है जो आपका शोषक है, क्योंकि बिना शिक्षा दिए आपको गुलाम बनाने की भी शिक्षा कैसे दे पाएगा? एक अशिक्षित आदमी को तो गुलाम कैसे बना जाए वो भी शिक्षा नहीं दे सकते। तब वो महसूस करता है कि औरतों और पसमानदा को भी पढ़ाना जरूरी है, तभी तो वो पढ़ा पाएगा कि तुम कैसे गुलाम बनोगे। तो वो लेटर स्टेज है। तो वैसे में आप इस चीज को समझ लें कि कॉलोनियल माइंड इसी को कहा, लेकिन मैं इससे इनकार कर सकता हूँ, कॉलोनी वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कास्ट इतना बड़ा फैक्टर था कि ऊपर ऊपर से वो शासन करके चले गए, कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं बदला। तो कॉलोनियल माइंड बोलने से ब्रह्मेनिकल माइंड ढक जाता है, इसलिए बहुत फेमस कर दिया गया, क्योंकि ये ऐसा टूल था जो डाइल्यूट करना इनका मेन काम होता है पसमंदा अब बाकी आइडेंटिटी को। तो ये बड़ा बढ़िया टूल है कि सारे भारतीय एक हैं। मानो मानो बात जितना तो ये मतलब घटिया नहीं है, लेकिन मानो से थोड़ा ही कम है कि सारे भारतीय एक है। उसके बीच में जो कंट्राडिक्शन है पसमानदा का, अशराफ का, अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, कॉलोनियल माइंड बोलने से कि सारे भारतीय भाई एक समान एक्सप्लॉइटेड हैं, जबकि एक गलत बात है। ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ब्राह्मणों को शोषण ही नहीं हुआ, तो कोलाबरेट कर लिए। जब भी कोई आता है, मुगल भी आए तो ब्राह्मण मुगल मिल गए, और वो बड़े बड़े जो संत थे जैसे विट्ठल नाथ वगैरह, एकदम रानीवास में अंतर महल में इनर वो जो होता है वहां जगह मिल गई, वहीं पर उनका बैठते थे अकबर के महल में। इतना किसको प्रिविलेज मिलेगा? जो सताया गया वो नीचे वाले को सताएगा, कोई भी काल हो। हमारे एक बहुत महान विद्वान है फैजी भाई, वो उन्होंने बहुत डिटेल दिया कि कैसे अकबर के काल में सब फरमान जाहिर किए गए कि छोटे जाति को सताया जाए, बड़ी जातियां तो मिल गई इलाही के नाम से। इसे मसूद अफलाई साहब की किताब आएगी तो उसमें भी इस पे मिल जाएगा, बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल किया। तो इसमें जो कॉलोनियल माइंड इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि कॉलोनियल माइंड क्या करती है, इसेंशलाइज करती है, सबको एक ही बोल देती है, आम इमली को। पसमानदा शराब कभी एक हुआ है? होगा। तो आप लेकिन कॉलोनियल माइंड के नाम में कि सब कॉलोनियल माइंड है, सब लोग कॉलोनाइज्ड हैं, एक ही दुख है सबका, कॉलोनाइजेशन का दुख बराबर नहीं भोगा सब लोगों ने। जो नीचे अब कॉलोनाइजेशन हुआ, फैक्ट्रियां खुली, तो उससे कौन बेरोजगार हुआ? जुलाहा हुआ। इसलिए देखिए जुलाहा ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करता है, लेकिन सर सपोर्ट उसको जो उनकी किताब है शबाब बगावत हिंद में, उनको ब्रिटिश से, तो ये जितना शासक वर्ग है वो चमचा होता है, उसमें लड़ने की शक्ति नहीं होती, रीढ़ के बगैर वो पैदा होता है। वो रीढ़ जन्म लेते ही जिस तरह सुन्नत करके फोर स्किन गायब कर दी जाती है, तो जितने मुसलमान हैं उनके साथ सुन्नत होता है, लेकिन अशराफ मुसलमान के साथ दो होता है सुन्नत, उसकी रीढ़ की हड्डी भी साथ साथ निकाल दी जाती है, तो वो लड़ने की क्षमता नहीं रखता। वो जब भी शासक वर्ग से कोलैबोरेट करता है, ब्राह्मण हो चाहे जो। लेकिन अभी तो हम पर यह आरोप लग रहा है फाकिर भाई कि हम पसमादा वाले जो है, जो अभी मौजूदा सरकार है उसके लिए नरम रुख अख्तियार कर, हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं, ये मतलब कहा जा रहा है आरोप। हम लोग किसी के साथ नहीं, ये रणनीति है, व्यवहारिक जरूरत है, और ये जरूरत हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष में तीसरे आदमी को पड़ती है। इसका उदाहरण दो लोग हैं, कुर्द और यूक्रेन के रशियन लोग। यूक्रेन के रशियन लोग को यूक्रेन मार रहा था तो रूस सहायता के लिए आ गया, तो वो रूस का रूसी है, रूस कितना भी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे हमारे आदर्श अम्बेडकर है, आप देखिए कि वो अंग्रेजों के साथ रहे,
मतलब साथ इन हाँ द सेंस कि वैसे, और साथ ने उनकी हेल्प ली अपने समाज के विकास के लिए। हाँ, स्ट्रेटेजी बनानी। जैसे हम बताएं, कुर्द लोगों को गैस चैम्बर में मारा किसने? सदाम हुसैन ने। और सदाम पर जब आक्रमण अमेरिका ने कर दिया, तो अमेरिका तो बड़ा बुरा आदमी है, लेकिन कुर्द को सदाम हुसैन का साथ देना चाहिए या कि अमेरिका का? हमको जवाब दीजिए। तो हम मार खा रहे हैं, हमको सदाम हुसैन मार रहा है, तो हम तो ये नहीं देखेंगे ना कि कौन अमेरिका है क्या है, हम तो बचने की और कोशिश करेंगे, हमारे वजूद और पे संकट। मतलब बिल्कुल उसको खत्म किया जाए। और एक वो आखिरी वाली बात थी, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि ये शोषितों की हिंसा और शोषकों की हिंसा में क्या अंतर, उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको, है ना? बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया जी। बहुत सिंपल इसका उत्तर है कि शोषकों की हिंसा जो होती है, प्रेशर की, वो ऑपरेशन को बरकरार रखने के लिए होती है, स्टेटस क्विस होती है, यथास्थिति बाती होती है, वो मौजूदा हालात को जस का तस बरकरार रखना चाहती है। और शोषितों, ऑपरेस्ड, उत्पीड़ितों, मजलूम की, जालिम की जो हिंसा है, इत्तेहाद, वो उसको खत्म करने के लिए, जस्ट उसके अपोजिट होते, वो खत्म करना चाहते हैं उसको। वो जो शोषण है, यथास्थिति बदलना चाहते हैं, इनकलाबी होती है, वो चेंज लाने के लिए होती है, ये चेंज का विरोध करने के लिए होती है। सबसे बड़ा तफाक तो यही है। और इसके कारण से वो हिंसा जो है आंख वाली होती है, उसका आंख होता है, वो बिना डिस्क्रिशन का, ऐसा नहीं कि सबको मार दो, बच्चों को, औरतों को, सारे को मार दो। और जो ऑपरेसर की हिंसा होती है, वो अंधी होती है, वो आतंक फैलाने के लिए होती है, इसलिए वो किसी को भी मार देगी, वो लेनिन मदूदी से दुश्मनी नहीं, फिर भी मार देगी। वो सेना जैसे है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन सेना का सैनिक मार देता है कि रशियन को मारना है, एक यूक्रेन का सैनिक रशियन को मारेगा, या रशिया का सैनिक यूक्रेन, जबकि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, तो वो अंधी होती है, ऑपरेशन की होती है। सेना, स्टेट की हिंसा इस कैटेगरी में आती है, जो होम मिनिस्ट्री, ये सब की हिंसा इसके कैटेगरी में आती है। और ये जो प्रतिरोध की हिंसा है, बिरसा मुंडा का जो तीर है, वो भी तो हिंसक है, तीर मारते हैं। तो बिरसे मुंडा का हिस्सा ज्वलंत उदाहरण है, शोषक को, उसको खत्म करने के लिए वो है। वो जो तेलंगाना के किसानों की आंदोलन जो है, ऐसा नहीं कि बहुत इसको कठिन, जो स्पार्टाकस का ग्रीक का जो हिंसा है, जो वो शोषित की हिंसा है, और बहुत पवित्र है, इसको नई ऊंचाई देनी चाहिए, इसको नई बुलंदी। जी इंशाल्लाह, जी जी इंशाल्लाह, जी फागिल जी भाई, अब खत्म करते हैं। आज हम बात कर रहे थे कि अमर सेन की बुक हिंसा और अस्मिता के संकट पे, और हमने ये देखा कि कैसे अस्मिता भी बनाई जाती है, और अस्मिता का होना क्यों जरूरी है, और बिल्कुल। कैसे एक अस्मिता जो है हमारी लड़ाई के लिए, एक शोषितों की लड़ाई के लिए आवश्यक होती है। हम्म, और इसके बाद अगली बार फाकिर भाई, मैंने एक और बुक है, वो मैंने जेरोक्स करवाई है, जी जी, अंडरस्टैंडिंग कास्ट, गेल बहुत दिख रही है, हाँ, गेल अच्छी, ओमेट की, बहुत ठीक है ना? बहुत जी इसको किसी किताब का मैं क्रिटिकल ये नहीं कर पाऊंगा, इस किताब बहुत नहीं अच्छी किताब नहीं, है। क्रिटिकल नहीं करेंगे तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में, और हमारे जो दर्शक वो हिंदी हिंदी वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा तो हिंदी में समझाएंगे तो। प्रिय हैं, फिर बहुत प्रिय हैं। उन्होंने एक दलित मराठी से शादी की थी, और बहुत हमारे दलित समाज के लिए उन्होंने किया। जो लोग सवाल पूछते हैं क्या क्या है दलित, दलित के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो उसका जवाब मैं देता हूँ कि गेल ऑमेट उसकी उदाहरण है। या एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, ओलंपिक का, जिसने एक ब्लैक के वो कर दिया था कि मैं इसका विरोध करता हूँ। तो ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन इतना त्याग करके दिखाओ, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, ऐसे जी लोगों जी से। गेल ओम्मेद से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, और बहुत जी खुशी जी होगी पे मैं बोलूँ तो। अगली बार बात करेंगे इस पे, ठीक है फाकिर भाई, को ठीक है। शुक्रिया करता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन किताबें लाते हैं, चाहे उसके हम खिलाफ हैं चाहे हामी हो, लेकिन जैसे ये किताब भी बहुत बेहतरीन किताब है, पढ़नी चाहिए सबको। और बिल्कुल विरोधी और इनके भी जी 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 अमर सेन की अभी लेटेस्ट किताब ये आई है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, भारत जी, और उसके विरोधाभास, ठीक है? ये इसको इंग्लिश में था हाँ। अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड बिल्कुल। इट्स कंट्राडिक्शन। तो इसको आजकल पढ़ रहा हूँ, बहुत शानदार किताब है, जांद्रे के साथ मिलके हाँ इसको हाँ, लिखा है इन्होंने, तो बहुत शानदार किताब है ये भी। ठीक है फाकिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आया। पढ़ने लिखने के सारे इंडियन एक नहीं, इन्होंने जब किताब लिखी आर्गुमेंटेड इंडियन, तो सारे इंडियन को सारे धन 22 पे शेरी कर दिया, एक ही में जोत दिया। उसमें जो ला भी है, उसमें ये भी है, तो देखिएगा कि जो लाहे ही आर्गुमेंटेटिव है। कबीर साहब, तुलसी तो भक्ति की हाँ बात करते,
कुछ ये मत तर्क मत करो, फीलिंग और भक्ति है सारे इंडियन को, एक नहीं, ये कंट्राडिक्शन है उसमें, तो आते मतलब अंतिम वक्त में ही दुरुस्त है, दे रहा है दुरुस्त है, तो ये किताब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत बेहतरीन किताब है अंडरस्टैंडिंग कास्ट, और ये किताब पे भी चर्चा करेंगे। और ठीक, ये बिल्कुल पुस्तक बिल्कुल। का बहुत अच्छा आइडिया है, मैं इसकी फिर से तारीफ करता हूँ कि बहुत चलिए, बढ़िया, और मजेदार। चलिए, चलिए ठीक है। सब ठीक है, रोजा धन्यवाद। मुबारक हो, रमजान मुबारक मैं बोलता हूँ अपने सभी भाइयों को को, रमजान मुबारक, नवरात्र मुबारक। ठीक है। नवरात्र भी मुबारक। जी, हाँ, जय भारत, जय हिंद, जय पसमादा। जय जय।